अध्याय 41 कारावास और प्रायश्चित। एक धुंधला बंद कमरा। वीर को बुरी तरह से उसमें धकेल दिया गया। वह लड़खड़ा गया और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे वह अंदर ही बंद हो गया और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसे चारों ओर से अंधेरा छा गया, रोशनी की एक भी किरण नहीं, इतना अंधेरा कि वह अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। आज्ञाकारी रूप से अलगाव कक्ष में रहो, कोई परेशानी मत करो। यह आदमी सचमुच दुस्साहसी है, हेड बटलर को चुनौती देने का साहस कर रहा है। इसकी इच्छा मृत्यु की है। ये व्यक्ति खत्म हो गया। हेड बटलर को अपमानित करके वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ... परिवार की प्रवर्तन टीम ने वीर को एकांत कक्ष में फेंक दिया, उपहास किया और चले गए। वीर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, उसका चेहरा अंधेरे में छिप गया और वह तुरंत गंभीर हो गया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह बहुत भोला था। ये प्रत्यक्ष टकराव पूरी तरह से विफल हो गया था और इसने उसे इस निराशाजनक स्थिति में पहुंचा दिया था। उसने भोलेपन में परिवार की सद्भावना को ज्यादा आंका था। यह उम्मीद नहीं की थी कि हेड बटलर इतना क्रूर होगा, उसे समझौता करने का मौका भी नहीं देगा और उसे सीधे इस विकट परिस्थिति में डाल देगा। अब उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। अब उसे क्या करना चाहिए? वीर को फिलहाल कुछ पता नहीं था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि एक बार उन्होंने हार मान ली तो सचमुच उनके पास कोई अवसर नहीं बचेगा। 2 जीवन जीकर और एक बार मरकर उसने सब कुछ समझ लिया था। हर चीज के लिए लड़ना चाहिए, बिना लड़े कोई आशा नहीं है। इसलिए आखिरी क्षण तक उन्होंने कभी हार नहीं मानी और न ही हार मान सकते थे। आइसोलेशन रूम चारों तरफ से सील बंद था, बेहद मजबूत मिश्र धातु से बना था, मानो कोई अभेद्य किला हो। बाहर से खुला होने के अलावा अंदर से एक मक्खी भी नहीं निकल सकती थी, भागना नामुमकिन था। इसके अलावा न सिर्फ इसमें किसी भी तकनीकी उपकरण का अभाव था, बल्कि इसने सभी सिग्नल भी काट दिए थे, जिससे बाहरी दुनिया से संपर्क असंभव हो गया था। चारों ओर केवल अंधकार था, जो समय बीतने का एहसास नहीं होने देता था। सचमुच निराशा का पिंजरा। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक समय तक घर के अंदर रहे तो वह निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। वीर को वहां गए हुए कुछ ही समय हुआ था कि वह बहुत घुटन महसूस करने लगा। वह चिल्लाना और अपनी भड़ास निकालना चाहता था। वह सोच रहा था कि क्या उसके माता पिता और बाहर रहने वाले छोटे भाई बहन उसकी स्थिति के बारे में जानते होंगे और क्या वे चिंतित होंगे। इस तरह से इंतजार करना कोई समाधान नहीं था। अधिक सोचना व्यर्थ था, खेती करना बेहतर था। वीर ने अपनी भावनाओं को शांत करने और समय बिताने के लिए कल्टीवेटिंग का उपयोग किया। ताकत ही आधार थी, थोड़ी सी भी वृद्धि किसी नाजुक घड़ी में बहुत काम आ सकती थी। उसे खुद को मजबूत बनाने के लिए हर मौके और हर पल का फायदा उठाना था। इसलिए वीर अब निराश नहीं हुआ और उसने एकांत कक्ष में पूरी शक्ति से साधना शुरू कर दी। अंधेरे में लिपटे उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान खेल रही थी। क्या तुमने सोचा था कि मुझे बंद कर देने से मेरा लड़ने का जज्बा टूट जाएगा और मैं निराशा में डूब जाऊंगा? नहीं, इससे मैं और अधिक मजबूत हो जाऊंगा। बैंग बैंग बैंग। कुछ ही देर बाद बंद कमरे में घूंसे की आवाजें गूंजने लगी। हवा में कंपन होने लगा और मुक्कों की हवाएं तेज थीं, मानो ढोल बज रहे हों, जिससे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। वज्र वशीकरण दानव मुट्ठी का एक सेट पूरा करने के बाद वीर ने गौर से देखा कि उसकी आनुवंशिक क्षमता बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। ऐसा लग रहा था कि पहले ली गई जीवन औषधि से संचित पोषक तत्व फिर से समाप्त हो गए थे। वह अब खुद को अंधाधुंध साधना के लिए मजबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उसका शरीर थक जाएगा। उसने सावधानी से अपने आलिंगन से अंबर रंग के तरल की एक बोतल निकाली। ये जीवन औषधि की एक और बोतल थी, जो शायद उसकी सबसे बड़ी किस्मत थी। प्रवर्तन दल के सदस्यों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि परिवार के एक निम्न श्रेणी के सदस्य वीर के पास इतनी कीमती औषधि है। उन्होंने उसकी तलाशी नहीं ली थी, वरना वह जरूर जब्त कर ली जाती। पानी की तरह ठंडा, आग की तरह गर्म। परिचित जीवन औषधि जैसे ही नीली गई, तुरंत ही ठंडी ऊर्जा से झुलसती हुई मैग्मा में परिवर्तित हो गई। जैसे किसी भट्टी पर भूना जा रहा हो, उसका शरीर तीव्र गर्मी से तप रहा था और उसमें परिवर्तन हो रहा था। दर्द लहरों की तरह उमड़ रहा था, वीर की नसों और सहन शक्ति को चुनौती दे रहा था, उसे असीम अंधकार में डुबाने की धमकी दे रहा था। लेकिन अपने पिछले अनुभव के कारण वीर ज्यादा घबराया नहीं। वह अंधेरे में पालथी मारकर बैठा रहा, दर्द सहता रहा और साथ ही अपने शरीर में आ रहे बदलावों के साथ जल्दी से तालमेल बिठाता रहा।
उसका रक्त और ख्यूई उफनने लगे, पसीना बहने लगा, जिससे उसके कपड़े गीले हो गए और उसके शरीर से चिपक गए। उसके शरीर के भीतर ज्वार की तरह हिंसक ऊर्जा उमड़ रही थी, जो बार बार उसके भौतिक अस्तित्व की सीमाओं को प्रभावित कर रही थी। उसके शरीर का हर अंग दर्द कर रहा था, अंग कुचले जा रहे थे और फिर से जुड़ रहे थे, टूटने के बाद नए सिरे से बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे और टूटने के बाद पुनर्निर्माण कर रहे थे। पिछली बार जब उसने जीवन औषधि ली थी, तब से अब तक सब कुछ ज्यादा अलग नहीं था। वीर धीरे धीरे अपने आप को ढालने लगा था। गर्म धारा उसके शरीर के हर हिस्से से होकर बह रही थी, धीरे धीरे उसके अस्तित्व के सबसे गहरे केंद्र तक पहुंच रही थी। अंग, कोशिका, कोशिका नाभिक, परत दर परत, स्थूल से सूक्ष्म तक और अंततः जीन तक। अंदर से बाहर तक वीर के पूरे शरीर से लाल चमक निकल रही थी, स्पष्ट और पारदर्शी, खून की तरह लाल। जैसे ही गर्म धारा फैली, वीर ने एक अविश्वसनीय रूप से अजीब दृश्य देखा। ये दृश्य परिचित सा लगा। ब्रह्मांड जितना विशाल एक अंधकार में स्थान, जीन का सूक्ष्म वास्तविक रूप उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, जैसे दो अजगर एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हों। इसमें भरी गई प्रज्वलित औषधीय शक्ति ने चिंगारी की तरह प्रत्येक जीन को प्रकाशित कर दिया तथा संपूर्ण घास के मैदान को जला डाला। डबल हेलिक्स संरचित जीन तेजी से फैल गया, एक तारा जैसी चमक, शुद्ध, रहस्यमय, प्राचीन। तारों की रोशनी पैच में परिवर्तित हो गई, जो तेजी से पूरे अंधेरे में फैल गई। औषधीय शक्ति की सहायता से जीन लगातार विभाजित और अभिव्यक्त होते रहे, जिससे नए जीवन पदार्थ उत्पन्न हुए जो पूरे शरीर में फैल गए, कोशिकाओं, रक्त, अंगों तक। मानव शरीर के सभी अंग रूपांतरित हो रहे थे, जीवन के सार के व्यापक कायापलट से गुजर रहे थे, ऊंचे, तेज, मजबूत बन रहे थे। ट्रैक ट्रैक। वीर अचानक सीधा खड़ा हो गया, उसके जोड़ पटाखों की तरह चटक रहे थे। उसका पूरा शरीर पसीने और खून के मिश्रण से लथपथ था, चिपचिपा और मैला, लेकिन पिछली बार से काफी बेहतर था। उसकी मांसपेशियां कांप उठी और मैल उतर गया, जिससे उसका शरीर पुनः स्वच्छ और व्यवस्थित हो गया, जो नहाने से भी अधिक सुविधाजनक था। स्पष्टतः पहले भी जीवन औषधि के रूपांतरण से गुजरने के कारण उसका शरीर धीरे धीरे एक पूर्ण अवस्था की ओर विकसित हो चुका था। उसके शरीर में अशुद्धियां कम होती जा रही थीं और जीवन के कायापलट की मात्रा भी कम होती जा रही थी। इस बार उसका दृष्टिकोण सामान्य था, वह अधिक लंबा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी मूल ऊंचाई बरकरार थी। स्पष्टतः 1.9 मीटर मानव शरीर के लिए सबसे उपयुक्त ऊंचाई थी, जहां शरीर की लंबाई, गति और ताकत सभी एक आदर्श स्थिति में पहुंच जाते थे। वीर को पता था कि उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं, और उसने तुरंत अपने जीन गुणों को याद किया। नाम: वीर। जीवन शक्ति 2.5, एफ जीन 10, स्टोन ब्रून जीन 8। आनुवंशिक क्षमता 178%। न तो उसकी क्षमता बढ़ी थी और न ही उसके जीन सुदृढ़ीकरण बिंदु बढ़े थे। हालांकि उनकी जीवन शक्ति में परिवर्तन हुआ, जो 0.2 बढ़कर 2.5 तक पहुंच गई। इसके बाद वीर समय बीतने से बेखबर साधना करता रहा। जब वह थक जाता तो सो जाता, जब जागता तो साधना करता और जीवन औषधि की औषधीय शक्ति को पचाता रहता। सरल किंतु गहन, वह अथक रूप से इसका आनंद ले रहे थे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। निस्संदेह कैद में रहना लोगों के लिए बहुत बड़ी पीड़ा थी, लेकिन वीर को धीरे धीरे इसमें आनंद आने लगा। एकांत कक्ष ने उसे साधना के लिए एक स्थिर स्थान प्रदान किया। जैसे जैसे वह लगातार जीवन औषधि पीता गया, पर्याप्त पोषण ने उसकी अतिरिक्त ऊर्जा की पूर्ति कर दी। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 18%, जोड़ 6%, जोड़ 14%। उसकी आनुवंशिक क्षमता बहुत बढ़ गई और जल्दी ही 308% तक पहुंच गई, जिससे उसे 3 और मुफ्त जीन अंक मिल गए, जो उसके स्टोन एम्ब्रियो जीन को भी अधिकतम करने के लिए पर्याप्त थे। उनकी जीवन शक्ति तेजी से बढ़ी और 2.9 तक पहुंच गई, जो 3 से केवल एक कदम दूर थी। थोड़े ही समय में जीवन औषधि और जीन समीकरण के संयोजन ने उसे बिना एहसास किए ही छलांगों और सीमाओं से आगे बढ़ने में सक्षम बना दिया। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। हेड बटलर पहले से ही एक सच्चा इंटरस्टेलर कल्टीवेटर था, उसका जीवन स्तर उसे पूरी तरह से कुचल रहा था। इसका विरोध करने के लिए उसे एक सच्चा किसान बनना पड़ा। रास्ता अभी भी बहुत लंबा था। वीर ने थोड़ी देर आराम किया और फिर एक अथक लौह पुरुष की तरह अपनी कठिन साधना फिर से शुरू कर दी। थप 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 थप। अचानक कदमों की हल्की सी आवाज आई, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। वीर के कान हल्के से फड़क उठे, उसे इसका एहसास हुआ और वह पलटकर चिल्लाया, कौन? वीर, मैं तुमसे मिलने आया हूं। एक धीमी हंसी,
वीर मन ही मन सोच रहा था। वह हमेशा से परिवार में अकेला रहा था और किसी को नहीं जानता था, तो इस एकांत कमरे में उससे मिलने कौन आएगा? और कौन जानता था कि उसे बंद कर दिया गया है। ... वह बहुत हैरान था और आवाज काफी परिचित लग रही थी, फिर भी वह एक पल के लिए उसे याद नहीं कर सका। जब तक उस व्यक्ति ने अपनी पहचान नहीं बताई, वीर चौंका। यह एक बिन बुलाया मेहमान था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। अध्याय 42 इरादों की प्रतियोगिता। एक चंचल हंसी अचानक खामोश कारावास कक्ष में गूंज उठी। मैं अक्षय हूँ। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे मिलने आऊंगा? ये तुम हो? वीर का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। एक निम्न वर्गीय परिवार के सदस्य के रूप में आपको हेड बटलर के खिलाफ क्यों जाना पड़ा? क्या ये मुसीबत को न्योता देना नहीं है? अक्षय कारावास कक्ष के बाहर खड़ा होकर गंभीर भाव से उपदेश दे रहा था। क्या तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? वीर ने उसे ठंडे स्वर में टोका। आप गलत समझ रहे हैं। अक्षय ने शांति से कहा, मेरा आपका मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस आपकी प्रशंसा करता हूँ। हे, वीर हंसा। ये बात जितनी झूठी हो सकती थी उतनी झूठी थी और उसे इस पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने बेपरवाही से कहा, मेरी तारीफ करो। मजाक कर रहे हो? कुल प्रमुख के सगे पोते और परिवार के एक उच्च पदस्थ सदस्य होने के नाते तुम मुझ जैसे निम्न वर्गीय परिवार के सदस्य की तारीफ करोगे? ये सच है। उसके अविश्वास को देखकर अक्षय का स्वर अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गया। तुम्हें यह नहीं पता, लेकिन अब तुम परिवार में काफी मशहूर हो गए हो। इतने लंबे समय से किसी ने भी हेड बटलर की खुलेआम अवज्ञा करने या उसके साथ समझौता करने की हिम्मत नहीं की। परिवार में ऐसे कई भाई बहन हैं जो तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। वह लगातार बड़बड़ाता रहा, उसकी 10 में से 9 बातें झूठ थीं। यहां तक कि कारावास कक्ष में भी वीर उसकी पाखंडी मुस्कान की कल्पना कर सकता था। जरूरत नहीं, वीर ने उदासीनता से कहा, अक्षय की बातों में छिपी नेकनियति को विनम्रता से नकारते हुए। वह ठंडी जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं बोला। यह अक्षय फैंग परिवार का एक फिजूल खर्च था जो कुल प्रमुख के सीधे पोते के रूप में अपनी पहचान को अशिक्षित और अकुशल मानता था। उसके साथ जुड़े लोग किस तरह के अच्छे लोग हो सकते थे? वीर को इन आवारा लोगों के साथ खेलने में न तो रुचि थी और न ही समय। इसके अलावा यह अक्षय उसका दोस्त नहीं था। उनमें पहले ही झगड़ा हो चुका था और अब वह बिना किसी वजह के उसे ढूंढने आ रहा था। कोई मूर्ख भी समझ सकता था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वीर इतना मूर्ख नहीं होगा कि बिना जाने ही बेच दिया जाए। ये देखकर कि वीर ने उसकी अंतहीन चापलूसी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और एक फिजूल खर्च में भी कुछ अभिमान था, अक्षय का चेहरा तुरंत उतर गया। वह बेहद नाखुश लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा एकांतवास कक्ष के बाहर छिपा हुआ था, इसलिए वीर उसे देख नहीं पाया। अक्षय के हाव भाव बदल गए, अंततः शांत हो गए, पानी की तरह गंभीर, जिससे यह अंदाजा लगाना असंभव हो गया कि वह क्या सोच रहा था। वीर, हमारे बीच थोड़ी बहुत झड़प हुई थी, लेकिन क्या ये सिर्फ कोई लड़ाई नहीं, कोई जान पहचान नहीं वाला मामला नहीं है? हेड बटलर से भिड़ने के तुम्हारे साहस को देखने के बाद मैं भी तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, उसने कहा। अंधेरे में छिपे वीर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अभी भी मेरे साथ दिमागी खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो, किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये देखकर कि वीर ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, अक्षय ने मन ही मन अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसे पता था कि यह व्यक्ति उससे सावधान है और उसे बेवकूफ बनाना मुश्किल होगा। कितना क्रोधजनक! कुल प्रमुख के सगे पोते के रूप में वह परिवार में हमेशा शान से चलता था। उसे ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था? किसी निम्न वर्गीय परिवार के सदस्य का पक्ष लेने के बाद भी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। यदि यह उसके सामान्य स्वभाव के अनुसार होता तो वह बहुत पहले ही क्रोध से भर गया होता, लेकिन अपने आगामी लक्ष्य के लिए वह इसे सहन ही कर सकता था। क्रोध तो क्रोध था, पर उसे सहन करना ही था। अक्षय, तुम सबसे ज्यादा गुस्से वाले हो, नहीं, सबसे अच्छे। सहता हूं, मैं सहता हूं, मैं फिर से सहता हूं। अंततः एक कठिन आंतरिक संघर्ष के बाद अक्षय अपने आंतरिक क्रोध पर नियंत्रण पाने में सफल रहे। वीर, हालांकि हमारे बीच कुछ शिकायतें हैं, पर वे कुछ भी नहीं हैं, वह तो बस जवानी का जोश था। हम बिल्कुल दोस्त बन सकते हैं। तुम्हारी बात मत करो, मैं भी बहुत सह चुका हूं। हेड बटलर बहुत दबंग है, उसने पहले भी मुझे बेरहमी से दबाया था। इस मुद्दे पर हम एक जैसे विचार रखते हैं। ... अक्षय का मुंह हिलता रहा, वह वीर के करीब जाने की बेताबी से कोशिश कर रहा था।
लेकिन आप चाहे कितने भी वाक्पटु क्यों न हो, मैं दोनों कानों से बहरा था। ये आवाजें वीर के बाएं कान से आती और दाएं कान से निकलती, एक भी शब्द सही से सुनाई नहीं देता था। यदि कोई बिना कारण के शिष्टाचार दिखाता है तो वही या तो बदमाश है या चोर। वीर को उस पर विश्वास करना पागलपन होगा। इस आदमी के शब्दों से ऐसा न लगे कि वह दयनीय है, जो नहीं जानता वह सोच सकता है कि वह नरक का जीवन जी रहा है। लेकिन वास्तव में यह अक्षय कबीले के मुखिया का प्रत्यक्ष पोता था, जिसे परिवार से शुरुआती बिंदु के रूप में हजारों स्टार सिक्कों का मासिक भत्ता मिलता था। कुछ असामान्य होना एक विलक्षण प्रतिभा होना चाहिए। इस आदमी का अपने जैसे निम्न वर्गीय परिवार के सदस्य से बेवजह दोस्ती करने के पीछे कोई गुप्त उद्देश्य अवश्य होगा। वीर देखना चाहता था कि यह आदमी क्या योजना बना रहा है, लेकिन वह बहुत अधिक सक्रिय नहीं हो सका। ये बुद्धि की लड़ाई थी। अगर वो पासा पलट सके तो शायद इस इंसान का इस्तेमाल करके अपनी इस मुश्किल से बच निकल सके। इसलिए अक्षय की बातें चाहे कितनी भी अच्छी लग रही हो या वो कितनी भी लार टपका रहा हो, वीर अविचलित रहा। अंत में वह प्यास से तड़प उठा और यह सब प्रयास व्यर्थ हो गया। अक्षय कारावास कक्ष के बाहर खड़ा था, भारी सांसें ले रहा था, उसका चेहरा बेहद बदसूरत था। वह चाहता था कि वह तुरंत मुड़कर वहां से चला जाए, लेकिन उसके पैर जमीन से ऐसे चिपके हुए थे मानो गोंद से चिपक गए हों, हिलने के लिए बेचैन थे, फिर भी उसने वह कदम नहीं उठाया। शिकायतें छोटी थीं, लक्ष्य बड़ा था। वह अपना उद्देश्य पूरा होने से पहले जाने को तैयार नहीं था। फिर भी यह वीर एक जिद्दी, बदबूदार पत्थर की तरह था, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। उसे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दे रहा था, पूरी तरह से असहाय। दोनों एक भयानक सन्नाटे में डूब गए, केवल धीमी सांसों से ही उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। जैसे ही अक्षय आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मुड़कर जाने ही वाला था, वीर ने हल्के से हंसते हुए, सन्नाटा तोड़ते हुए, आलस से कहा, जो कहना है कहो। किसी विशेषज्ञ को ये तुच्छ दिमागी खेल दिखाने की कोशिश मत करो। अक्षय के कदम, जो अभी अभी चले थे, अचानक हवा में ही रुक गए और वह बहुत निराश हो गया। अरे, तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना? अभी तो तुमने मुझे बहुत दिनों तक नजरअंदाज किया था और अब तुम मुझे ढूंढने में लगी हो। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? ये निश्चित रूप से जानबूझकर किया गया है। दरअसल वीर ही नहीं, अक्षय भी अच्छी तरह जानता था कि यह शतरंज का एक अदृश्य खेल है। शिकारी कौन है? शिकार कौन है? जिसके पास सबसे अधिक धैर्य होगा उसे लाभ मिलेगा। और अब उसे स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि पहल वीर ने की थी। ऐसा लगता है कि वीर सचमुच आसानी से मूर्ख नहीं बनने वाला है। अक्षय ने मन ही मन आह भरी। ये कितने दुख की बात है कि ऐसे हृदय स्वभाव वाला ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति निम्न वर्गीय परिवार का सदस्य था। उसकी पृष्ठभूमि अत्यंत विनम्र थी, सचमुच ये शर्म की बात है। लेकिन ये भी अच्छा था, केवल इतना गहरा दिमाग ही चीजों को खराब नहीं कर सकता, और केवल इतने निम्न स्तर के व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान होगा। और क्या ये ठीक इसलिए नहीं था कि वह इन गुणों को महत्व देता था, जिसके कारण वह अपनी गरिमा की परवाह न करते हुए उसके पास आया था? वीर की यह बात सुनकर अक्षय को भी एहसास हो गया कि उसके इरादे दूसरे पक्ष को लगभग पता चल चुके हैं और दिमागी खेल खेलना बेकार है। वह भी गंभीर हो गया, अब गोलमोल बातें नहीं कर रहा था और सीधे मुद्दे पर आ गया। क्या तुम्हें पता है, एक और साल लगभग खत्म हो गया है। साल के अंत में परिवार एक पारिवारिक बलिदान का आयोजन करेगा और उस समय एक आंतरिक पारिवारिक रैंकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सभी फैंग परिवार के शिष्य जो अगले साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग लेंगे वे अपना हाथ आजमा सकते हैं। जो उच्च रैंक प्राप्त करेंगे उन्हें कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। इससे मेरा क्या लेना देना? वीर ने उदासीनता से अविचल भाव से कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह पारिवारिक बलिदान केवल फैंग परिवार के लिए ही अद्वितीय नहीं था। प्रत्येक छोटे अंतरतारकीय मानव परिवार ने पूर्वजों का सम्मान करने, रक्त वंश का पता लगाने और समान जीन को स्वीकार करने के लिए इसी प्रकार के अनुष्ठान किए थे, जिससे परिवार की एकजुटता मजबूत हुई। लेकिन इन सब बातों का उससे क्या लेना देना था, जो एक निम्न वर्गीय परिवार का सदस्य था? उन्हें विश्वास नहीं था कि परिवार के उच्च पदस्थ सदस्य उन्हें समान दर्जे का परिवार का सदस्य मानेंगे। क्या तुम भूल गए? अक्षय विजयी भाव से मुस्कुराया। क्या वह हेड बटलर लगातार पारिवारिक कानून की बात नहीं करता और उसका रक्षक होने का दावा नहीं करता? और पारिवारिक कानून ये तय करता है कि परिवार के हर सदस्य को समानता का अधिकार है और कोई भी इसमें बाधा नहीं डाल सकता, यहाँ तक कि हेड बटलर भी नहीं।
इसलिए यह पारिवारिक रैंकिंग प्रतियोगिता सैद्धांतिक रूप से सभी फैंग परिवार के सदस्यों के लिए खुली है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। वीर ने एक भान उठाए, अंततः हिल गया। तुम्हारा मतलब है? अध्याय 43, लोमड़ी की खाल की तलाश। बुरा नहीं। वीर क्या कहने वाला था, ये जानते हुए अक्षय ने बातचीत आगे बढ़ाई और आगे बोला। जब तक आप में दम है, परिवार रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लें और अच्छी रैंकिंग हासिल करें। आप स्वाभाविक रूप से परिवार का ध्यान आकर्षित करेंगे और कारखाने में इंटर्नशिप करने के भाग्य से बच जाएंगे। निम्न वर्ग के परिवार के सदस्य आखिरकार परिवार के सदस्य ही हैं। अगर वे शक्तिशाली प्रतिभा दिखाते हैं तो आपको कौन दबा सकता है? हेड बटलर भी नहीं। अक्षय के शब्द प्रोत्साहन से भरे थे, जो स्पष्ट रूप से वीर को इस रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का प्रयास था। वीर स्वाभाविक रूप से इस बात को समझता था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि यदि उसके प्रतिद्वंद्वी की बातें सच होती तो यह पारिवारिक रैंकिंग प्रतियोगिता वास्तव में उसके लिए बहुत मददगार होती, जिससे वह अपनी वर्तमान कठिन परिस्थिति से बाहर निकल पाता। ये रैंकिंग प्रतियोगिता अच्छी है, लेकिन मुझे इंटर्नशिप के लिए फैमिली फैक्ट्री में भेजा जाने वाला है। मुझे नहीं पता कि मैं इससे बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। दूर का पानी पास की आग को नहीं बुझा सकता। मुझे इस फैमिली रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका कैसे मिल सकता है? वीर ने गहरी आवाज में कहा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप में साहस है या नहीं। अक्षय की आंखें सिकुड़ गईं, एक रोशनी चमक उठी, उसे लगा कि उसने फिर से पहल कर ली है। मैं ये कैसे करूं? वीर ने सीधे पूछा। अक्षय जरूर उसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वीर को इससे कोई खास घिन नहीं आई। जब तक वो अपनी इस मुश्किल से बच निकला, ये छोटी छोटी बातें कोई मायने नहीं रखती। बिना कारण के सद्भावना नहीं होती। अगर आप कुछ पाते हैं तो दूसरे भी आपसे कुछ चाहेंगे। देना और लेना, बराबर का आदान प्रदान, यही सबसे उचित बात है। वीर इस बात पर विचार कर रहा था कि वह इससे अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है। इस बात से आश्वस्त होकर कि वीर मना नहीं करेगा, अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अस्थायी रूप से परिवार को छोड़ने, कारखाने की इंटर्नशिप से बचने और फिर अखाड़े की प्रतियोगिता शुरू होने पर जोरदार वापसी करने का तरीका है। शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन करते हुए, परिवार को अवाक छोड़ते हुए। क्या ये इतना आसान है? बस परिवार से बच निकलना ही काफी है। वीर थोड़ा स्तब्ध था। ये बहुत आसान था, इतना आसान कि ये अवास्तविक सा लगा। तुम्हें लगता है कि यह आसान है? भागना? तुम कहाँ भाग सकते हो? अक्षय ने उपहास किया। ये कौन सा युग है? प्राचीन पृथ्वी युग में भी जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम था। अंतरतारकीय युग में अगर कोई तुम पर नजर रखना चाहे तो तुम चाहे कहीं भी भाग जाओ, ये बेकार है। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन अगर परिवार तुम्हें विशाल पृथ्वी के पार ढूंढना चाहे तो उसे 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। पूरे सौरमंडल में उसे 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। वीर चुप हो गया। उसने अनुमान लगाया कि परिवार के उच्च वर्ग के सदस्य के रूप में अक्षय को कुछ रहस्य पता होने चाहिए जो आम लोगों को नहीं पता। क्यों? उसने स्पष्ट रूप से पूछा। चूंकि अक्षय ने पहले ही कुछ सच्चाई उजागर कर दी थी, इसलिए वह अब इसे और नहीं छिपाना चाहता था। परिवार का हर सदस्य परिवार में ही जन्म लेता है और बड़ा होता है, और परिवार का प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू में व्याप्त रहता है। यहाँ तक कि आपकी पहचान की चिप भी परिवार से ही प्राप्त होती है। क्या आपको लगता है कि परिवार चिप के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा? ना समझ। आप निम्न वर्ग के परिवार के सदस्यों को ये बातें नहीं बताई जाएंगी। केवल हम, परिवार के प्रत्यक्ष वंशज, ही जानते हैं। परिवार के सदस्यों की पहचान की चिप्स परिवार के प्रकाश मस्तिष्क में दर्ज होती हैं, और परिवार का अधिकार आपसे कहीं अधिक है। वे आप पर नजर रखने के लिए कभी भी आपकी चिप्स के आंतरिक डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जो भी करना चाहें, जहां भी हो, परिवार सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखता है। आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा पहचान की चिप एक व्यक्ति से जुड़ी होती है और इसे अपनी इच्छा से नहीं बदला जा सकता। एक बार जब आप इसे बदल देते हैं तो ये तुरंत परिवार को सूचित कर देती है और वे आप पर कड़ी नजर रखने के लिए फिर से उसमें छेड़छाड़ करेंगे। अक्षय के शब्द बिजली की तरह फूट पड़े, अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक। पहचान चिप, जो इस युग में हर किसी के लिए एक आवश्यक वस्तु थी, वास्तव में परिवार के लिए स्वयं पर नजर रखने का एक उपकरण थी, जिससे वीर बहुत असहज हो गया था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यदि परिवार चाहे तो उसकी हर गतिविधि, यहाँ तक कि उसका खाना पीना और शारीरिक गतिविधियां भी निगरानी से बच नहीं सकती थीं, और कोई रहस्य नहीं रह जाता था? वीर ने चुपचाप पहचान चिप को अपने हाथ में पकड़ लिया।
ये कांच जैसा एक पारदर्शी कार्ड था जिसमें मानवता की सबसे उन्नत तकनीक का मिश्रण था। ये सामग्रियां अविश्वसनीय रूप से कठोर थीं और महत्वपूर्ण क्षणों में इनका उपयोग गोलियों को रोकने के लिए भी किया जा सकता था। यह कोई मजाक नहीं था। मनुष्य पूरे ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में फैले हुए थे। वैज्ञानिक संस्थानों ने गणना की थी कि पहचान चिप द्वारा गोलियों को रोकने और जान बचाने की कई घटनाएं हर दिन होती थीं, जो अब कोई खबर नहीं रह गई थी। वीर की पूरी ताकत के बावजूद जब वह अपनी उंगलियां दबाता था तो उनकी उंगलियां चरमराती थीं, फिर भी वह पहचान चिप को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। अक्षय ने चिप के दबने की आवाज सुनी और उदासीनता से कहा, परेशान मत हो। चिप ऐसी चीज नहीं है जिसे आप नष्ट कर सकें, और बिना पहचान वाली चिप के आप इंसानों की दुनिया में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक पूरी तरह से अपंजीकृत व्यक्ति बन जाएंगे। जहां भी जाएंगे आपका शिकार किया जाएगा। शायद यह वो नतीजा नहीं है जो आप चाहते हैं। चूंकि तुम्हें पता है कि तुम परिवार की निगरानी में हो, तो तुमने मुझे पहले जो कुछ भी बताया था उसका क्या मतलब था? वीर ने अपना संयम न खोते हुए जवाब दिया। अक्षय ने उन्हें इतनी सारी बातें बताने के लिए बहुत प्रयास किया था। यह यूं ही नहीं हो सकता था। तथ्य वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। किसने कहा कि यह व्यर्थ है? अगर मैं आपको सच बता सकता हूं, तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास इसे हल करने का एक तरीका है। मैं परिवार का प्रत्यक्ष वंशज हूं और परिवार के लाइट ब्रेन में मेरा अधिकार आपसे कहीं अधिक है। इसलिए मैंने लाइट ब्रेन में आपकी पहचान चिप के लिए अनलॉक पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एक कीमत खर्च की। आपको बस पहचान चिप के बैकग्राउंड प्रबंधन इंटरफेस में प्रवेश करना होगा, इस पासवर्ड को इनपुट करना होगा, और आप किसी भी समय अपनी चिप पर परिवार का ताला खोल सकते हैं। इस तरह आप चाहे कहीं भी जाना चाहें, वे आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। आपकी क्या शर्तें हैं? तभी मुझे यह पासवर्ड मिल सकता है। वीर ने खुशी से उछलने की कोशिश नहीं की, बल्कि शांति से जवाब दिया। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। कोई भी अच्छी चीज बिना किसी कारण के आपके सिर पर नहीं गिरेगी। इनाम पाने के लिए आपको पहले कीमत चुकानी होगी। अच्छा, सीधा? वीर के पूछने के बाद अक्षय ने अब अपनी बात नहीं छिपाई। पहली बात, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं और तुम्हें एक स्पष्ट रास्ता दिखाना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर तुम फैमिली रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेते हो, तो मुझे उम्मीद है कि तुम 3 विरोधियों से निपटने में मेरी मदद कर सकोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगे। मानो उसे कोई शर्मनाक बात याद आ गई हो, उसका चेहरा दांत पीसने से भर गया। तो वह अपने विरोधियों से निपटने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहता है। वीर को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें अक्षय की बात का पहला हिस्सा तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दूसरा हिस्सा काफी विश्वसनीय था। जहां भी लोग हैं, वहां संघर्ष है। परिवार में सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों के पास अपनी निम्न स्थिति के कारण संघर्ष करने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता और वे एक गरीब और साधारण जीवन जीते हुए शांति से रह सकते हैं। लेकिन ऊपरी स्तर पर लोग अलग हैं। वे परिवार की सुविधाओं का आनंद लेते हैं और आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन मानव हृदय लालची है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। एक बार जब उन्हें कुछ मिल जाता है, तो वे और अधिक चाहते हैं। बहुमूल्य और सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु वे कुछ भी करने को तैयार हैं। यहां तक कि सामंती समाज के शाही महलों में भी महलनुमा षड्यंत्र होते थे। एक परिवार में अंतरिक्षीय मनुष्यों की संख्या प्राचीन राजमहलों से कम नहीं होती। इतने बड़े परिवार में संघर्ष कैसे नहीं हो सकते? ये परिवार ऊपर से जितना भव्य दिखता था, असल में संघर्ष उतने ही तीव्र थे। अक्षय अपनी प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार था, मेरे साथ सौदा करने के लिए, जबकि उससे उसका झगड़ा चल रहा था। उसके विरोधियों ने उसे जरूर किसी मुश्किल में डाल दिया होगा। यही कारण है कि वह रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के मेरे अवसर का उपयोग परिवार के सत्ता संघर्ष में हस्तक्षेप करने और अपने विरोधियों को जमकर दबाने के लिए करना चाहता था। ऐसा लगता है कि परिवार के उच्च वर्ग में किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। अक्षय, जो दिखने में तो एक शातिर इंसान है, असल में एक धूर्त और चालाक इंसान है। वीर के मन में कई विचार कौंधे। उसने अक्षय की चालों को बड़ी सटीकता से भांप लिया और निर्णय ले लिया। ये सौदा हो सकता है। क्या तुम्हें इतना भरोसा है कि मैं तुम्हारे विरोधियों को हरा सकता हूं? वीर तुरंत सहमत नहीं हुआ और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे विरोधी, जिनसे तुम खुद नहीं निपट सकते, असाधारण जरूर होंगे। वे परिवार के प्रसाद का आनंद लेते होंगे, प्रसिद्ध गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करते होंगे, और उनमें जागृत शक्तिशाली जीन जरूर होंगे, जिनकी जीवन शक्ति का स्तर निश्चित रूप से कम नहीं होगा, जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बनाता है।
ये कहने के बजाय कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, शायद मुझे ये कहना चाहिए कि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है। अपने मन की बात उजागर होते देख अक्षय की पलकें झपक गईं और वह एक भयावह मुस्कान के साथ बोला, मैंने पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी पूरी जांच पड़ताल की है और मुझे कहना होगा कि मैं बहुत हैरान था। तुमने कॉलेज प्रवेश परीक्षा की योग्यता परीक्षा में शानदार शुरुआत की, 0.4 जीवन शक्ति वाले एक निचले दर्जे के छात्र से छलांग लगाकर 1.5 जीवन शक्ति तक पहुंच गए और वर्चुअल मार्शल आर्ट्स टॉवर की 20वीं मंजिल भी पार कर ली। तुम एक दुर्जय व्यक्ति भी हो जो बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक करता है। तुम पहले गुप्त रूप से साधना करते रहे होंगे, फिर परिवार के नियंत्रण से बचने के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा में धूम मचा दी होगी। मेरे अनुमान के अनुसार तुम्हारी वर्तमान जीवन शक्ति निश्चित रूप से केवल 1.5 नहीं, बल्कि शायद 2 से भी ज्यादा है। अगर परिवार ने तुम्हारे लिए स्वेटशॉप में इंटर्नशिप की व्यवस्था नहीं की होती, तो शायद तुम्हारा असली चेहरा सामने न आता। अगर तुम हो, तो ये सचमुच संभव है। जाहिर है, अक्षय ने आने से पहले कई तैयारियां की थीं, वीर के अतीत की अच्छी तरह से जांच की थी। ये भावना आपसी है, वीर ने उदासीनता से कहा, उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। इतने लंबे समय तक चली साजिशों और टकराव के बाद भी वह इसे कैसे नहीं समझ पाया। अक्षय के साथ भी व्यवहार करना आसान नहीं था, वह दिखने में जितना सीधा साधा था उतना था नहीं। एक बाका होना तो बस एक दिखावा था। हालांकि वीर के बारे में वह गलत था। वीर पहले बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि सचमुच एक कचरा था। उसने कुछ ही समय में जोरदार प्रदर्शन किया था, जिससे लोगों को लगा कि उसने पासा पलट दिया है और बाघ को खा लिया है। लेकिन इसमें उसकी अपनी शक्ति का मुख्य रहस्य, जीन समीकरण शामिल था, और वीर इतना मूर्ख नहीं होगा कि उससे बहस करे। अक्षय के चरित्र के बारे में वीर ने अपनी पिछली बातचीत के विवरण को याद किया और धीरे धीरे गहरी समझ हासिल की। अपने विरोधियों को दबाने के लिए अक्षय ने खुद पर, जो पहले भी उससे टकरा चुका था, पूरी उम्मीदें लगा रखी थीं। ये या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला जुआ था। उसकी इस चतुराई भरी योजना के पीछे एक पागलपन छिपा था, जो उसकी पिछली बदनामी और ईमानदारी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। उसके साथ उसका सौदा सचमुच आग से खेलने जैसा था। नहीं, वह बाघ नहीं था, बल्कि एक चालाक लोमड़ी थी। लोमड़ी के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं वह बिक न जाए। यदि सचमुच उसके प्रति उसके इरादे बुरे होते तो वह उसे सबक सिखाने से गुरेज नहीं करता। क्या तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई मानने की? जिसने हेड बटलर से समझौता करने की हिम्मत की, वो डरेगा नहीं ना? वीर को काफी देर तक कोई जवाब न देते देख अक्षय चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। उसके शब्द उत्तेजक थे। क्यों नहीं? इस समय वीर ने अपना मन बना लिया था, जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि वापस पूछ रहा था। उसकी शांत मुस्कान के पीछे पागलपन और जुनून का एक संकेत प्रकट हो रहा था। वह इतनी आसानी से मान गया कि अक्षय थोड़ा हिचकिचाया। तुम बिना किसी मोलभाव के इतनी आसानी से मान गए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? पागलपन नहीं, जिंदगी नहीं। पहले बचो, फिर बात करो, वीर ने उदासीनता से कहा। अक्षय दंग रह गया और फिर दोनों जोर से हंस पड़े। हाँ, कोई पागलपन नहीं, कोई जीवन नहीं। चाहे अक्षय हो या वीर, दोनों ही एक विकट परिस्थिति का सामना कर रहे थे। क्या वे कोई जुआ खेलने की हिम्मत नहीं करेंगे, या बस आज्ञाकारी होकर मौत का इंतजार करेंगे? इतनी आसानी से सौदा हासिल करने के पीछे शायद उनकी गहरी साजिशों के पीछे उनका अंतर्निहित स्वभाव ही पागलों जैसा था। अध्याय 44, पागलपन के बिना जीवन नहीं। चूंकि सौदा पक्का हो चुका था, इसलिए दोनों ने अब एक दूसरे के साथ दिमागी खेल नहीं खेला। इसके बजाय एकांत कमरे में अलग थलग रहकर वे इस मामले की व्यावहारिकता पर चर्चा करने लगे। पिछला संघर्ष कुछ भी नहीं था। उनमें से कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इस तरह के तुच्छ मामले को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने देंगे। एक बार जब आप अपनी पहचान चिप पर परिवार का ताला खोलने के लिए पासवर्ड डालते हैं, तो आपको तुरंत निकल जाना चाहिए। अन्यथा यदि परिवार प्रतिक्रिया करता है, तो आप नहीं निकल पाएंगे। और आपके जाने के बाद आपको अपनी शक्ति को मजबूत करने का एक तरीका भी खोजना होगा। परिवार रैंकिंग प्रतियोगिता में कई मास्टर हैं और साथ की जीवन शक्ति वाले जीनियस की कोई कमी नहीं है। कुछ तो सच्चे इंटरस्टेलर कल्टीवेटर भी बन गए हैं। अन्यथा भले ही आप रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लें, आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। अक्षय ने याद दिलाया। वीर ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बात में बहुत दम है। एक बार जब अलगाव की अवधि समाप्त हो गई, तो उन्हें तुरंत खुद को मजबूत करने का तरीका ढूंढना पड़ा। कमजोरी ही मूल पाप था।
अपने पुनर्जन्म के बाद हालांकि उसकी शक्ति तेजी से बढ़ी थी, फिर भी वह हर जगह संघर्ष कर रहा था और कठिनाइयों का सामना कर रहा था। यह क्या दर्शाता है? इसका स्पष्ट अर्थ था कि उसकी शक्ति पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रही थी। अगर उसके पास पर्याप्त शक्ति होती तो ज्यादा बातचीत की जरूरत ही नहीं होती। परिवार के सारे नियम, कानून और रुतबा एक ही मौके में उड़ जाते। वीर की आंखें एहसास से चमक उठीं। चूंकि यह एक लेन देन है, इसलिए बराबर का आदान प्रदान बहुत उचित है। आप मुझसे जो कहेंगे मैं जरूर करूंगा, वीर ने निर्णायक रूप से कहा। आप मुझे अभी पासवर्ड बता सकते हैं, है ना? अच्छा। अक्षय को वीर के पीछे हटने का जरा भी डर नहीं था। वह जानता था कि वीर पहले से ही एक निराशाजनक स्थिति में था और स्थिति को बदलने के लिए उसके पास उसके साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक इसी कारण वह उसके पास आया था। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि उसके पास उसे नियंत्रित करने के अन्य साधन भी थे। याद रखें, पासवर्ड है वाइजम 2,10,71,29,73,672। अक्षय ने 666 अक्षरों का पासवर्ड बताया, जिसमें अक्षर और अंक दोनों थे, जिसे आम लोगों के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल था। चूंकि आइसोलेशन रूम ने सभी सिग्नल ब्लॉक कर दिए थे, इसलिए आइडेंटिटी चिप ने अपना नेटवर्किंग फंक्शन खो दिया और स्टैंडअलोन हो गई, लेकिन बेसिक स्टोरेज फंक्शन अभी भी उपलब्ध थे। वीर ने पासवर्ड नोट कर लिया और चिप के डेटाबेस में सेव करने से पहले अक्षय से बार बार उसकी पुष्टि की, बस उसे इस्तेमाल करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। ठीक है, चौथा दिन हो गया। 3 दिन बाद तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मुझे जाना चाहिए। अक्षय खड़ा हुआ और बोला। हालांकि वीर ने अचानक एक असंबंधित प्रश्न पूछते हुए कहा, आप बहुत गणनाशील व्यक्ति हैं, क्या हमारा पिछला झगड़ा जानबूझकर हुआ था? ये तो सच में अनजाने में हुआ था। अक्षय लोमड़ी की तरह चालाकी से हंसा। तुम जैसे निचले दर्जे के कबीले के आदमी को इमारत की ऊंची मंजिल पर दौड़ते देखकर और तुम्हें न जानते हुए क्या मुझे तुम्हें थोड़ा धमकाना नहीं चाहिए? आखिर मैं तो एक बदचलन आदमी हूं ना। वह आत्मा धार्मिकता के भाव से बोला, मानो उसने जो कहा वह पूरी तरह से तर्कसंगत था, जिससे वीर एक पल के लिए अवाक रह गया। एक लंबे विराम के बाद वह झिझका अपने हृदय स्वभाव के साथ, तुम एक फिजूल खर्च होने का नाटक क्यों कर रहे हो? अक्षय को उसके सवाल पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ और वह अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि मेरे पिता कबीले के मुखिया के सबसे बड़े बेटे हैं और मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। बदकिस्मती से मेरी जीन प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं है। मैंने परिवार से मिले मिथक जीन कुंडलित सर्प जीन को सिर्फ 2 अंकों से मजबूत किया है, जो मेरे साथियों से कहीं कम है। अगर ऐसा न होता तो क्या मेरे भेड़िए जैसे चचेरे भाई मुझे छोड़ देते? और हाँ, आपको कैसे पता कि यह मेरा असली रूप नहीं है? एक फिजूल खर्च होने के अपने फायदे हैं। मर्दों और औरतों को धमकाना, बिना किसी मानसिक बोझ के जो चाहे करना और बिना ध्यान आकर्षित किए छोटी छोटी हरकतें करना। क्या मैं आपको ढूंढने नहीं आया था और मेरे चचेरे भाइयों की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई? वीर विचारमग्न था, उसकी अभिव्यक्ति प्रकाश और छाया के बीच बदल रही थी। मुख्य पत्नी का सबसे बड़ा बेटा, सबसे बड़ा पोता, यदि कुल प्रमुख की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के उत्तराधिकारी के लिए पहला नाम अक्षय के पिता का होगा और दूसरा वह स्वयं होगा। एक ऊंचा पेड़ हवा को पकड़ लेता है और उसमें अपनी स्थिति बचाने की ताकत नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कई लोगों की आंखों में खटकता रहा। इसकी तुलना में परिवार में अक्षय की स्थिति भी तो मुश्किल रही होगी। इसलिए अक्षय द्वारा स्वयं को एक फिजूल खर्च के रूप में प्रस्तुत करना, जिससे लोगों को अपनी सुरक्षा छोड़नी पड़े, ये भी स्वयं को बचाने का एक तरीका था। लेकिन वह अपनी फिजूल खर्ची वाली पहचान को लेकर भी आत्मसंतुष्ट था, जिससे पता चलता था कि उसमें जरा भी ईमानदारी नहीं थी और उसके व्यक्तित्व में पागलपन का स्पर्श था। इस व्यक्ति ने सत्य और झूठ के मिश्रण वाले कई मुखौटे पहन रखे थे, जिससे उसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा था। उसके साथ व्यवहार करते समय उसे यह पता नहीं था कि यह अच्छा है या बुरा, लेकिन यह उसका एकमात्र मौका था, वह इसे गंवा नहीं सकता था। इस समय अक्षय बाहर निकला और जाने से ठीक पहले उसे अचानक कुछ याद आया और वह हंसते हुए बोला, चिंता मत करो। हालांकि तुम बंद हो, मैंने तुम्हारे माता पिता को पहले ही बता दिया है कि तुम पैसे कमाने के लिए अंशकालिक नौकरी करने गए थे, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम वापस जाओ तो इसे गुप्त रखना मत भूलना। इसके अलावा जब तुम भाग जाओगे तो परिवार तुम्हारे माता पिता के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मैं उनकी देखभाल करने में तुम्हारी मदद करूंगा, चिंता मत करो। इसके साथ ही उसके कदमों की आहट धीमी पड़ गई और उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं देने लगी।
वीर की आंखें सिकुड़ गईं, ठंडी हो गईं। अपना ध्यान रखना कहना वास्तव में एक धमकी थी। अक्षय अपने माता पिता को बंधक बनाकर यह सुनिश्चित कर रहा था कि वह पीछे हटने के बारे में न सोचे। अब जब उसके माता पिता उसकी पकड़ में थे तो वीर भी उसके चंगुल में था। लेकिन पारिवारिक कानून की अवहेलना करने और इतना खतरनाक सौदा करने का साहस करने वाले दोनों ही मूलतः पागल थे। क्या एक पागल आदमी के लिए धमकियां उपयोगी होती हैं? यदि कोई पागल नहीं है तो वह जीवित नहीं रह सकता। इस समय यदि वह पागल नहीं था तो कोई संभावना नहीं थी। वह अपनी स्थिति की भी परवाह नहीं कर सकता, अन्य चीजों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए वे दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक बीमा पॉलिसी है और किसी को भी विश्वास नहीं था कि यह वास्तव में काम करेगी। बात बस इतनी थी कि जब तक बहुत जरूरी न हो कोई भी पूरी तरह से अलग नहीं होना चाहता था। अक्षय के चले जाने के बाद एकांत कक्ष पुनः अंधेरे सन्नाटे में डूब गया, बिना रोशनी, बिना आवाज, एक हताश करने वाली शांति। वीर एक क्षण के लिए भी नहीं रुका और अपनी कठिन साधना पुनः शुरू कर दी। वर्चुअल मार्शल आर्ट्स टॉवर में लाइट ब्रेन के विश्लेषण के अनुसार उसने अभी तक अपनी आनुवंशिक क्षमता को पूरी तरह से उजागर नहीं किया था। उसकी जीवन शक्ति कम से कम 4 होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान में ये केवल 2.9 थी। इसलिए अब उसे अपनी जीवन शक्ति को तेजी से बढ़ाना था, न केवल ब्रेकथ्रू 3 तक बल्कि अपनी आनुवंशिक सीमा तक भी पहुंचना था। एक कठिन साधना सत्र के बाद भी उसकी आनुवंशिक क्षमता में वृद्धि नहीं हुई और वीर को पता चला कि उसके पोषक तत्व फिर से समाप्त हो गए हैं। बिना आराम किए उसने जीवन औषधि की एक और बोतल ली और साधना शुरू कर दी, मानो वह पागल हो गया हो। अगले दिनों में उन्होंने दिन रात साधना की और स्वयं को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 5%, जोड़ 4%, जोड़ 13%। उसकी क्षमता बढ़ गई, जो 472% तक पहुंच गई, और उसकी जीवन शक्ति भी लगातार बढ़ती गई, आधिकारिक तौर पर 3 अंक को पार करते हुए 3.1 तक पहुंच गई। जीवन औषधि ने उसकी जरूरत से ज्यादा बची हुई जीवन शक्ति को फिर से भर दिया और जीन समीकरण ने पोषक तत्वों को आनुवंशिक क्षमता में बदल दिया। उसे पता भी नहीं था कि उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव हो रहे थे। उसी समय वीर ने यह भी गौर से देखा कि जीवन औषधि की प्रभावशीलता दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। चाहे जीवन औषधि कितनी भी अच्छी क्यों न हो, कई बार प्रयोग करने के बाद उसने उसके प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया था। इसलिए उसे औषधि के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म होने से पहले अपने सुधार को अधिकतम करना था। इससे वह और भी अधिक उन्मत्त होकर दिन रात एक क्षण भी रुके बिना एक अथक लौह पुरुष की तरह साधना करने लगा। उनकी क्षमता शीघ्र ही 568% तक पहुंच गई तथा उनकी जीवन शक्ति भी 3.3% तक बढ़ गई। इतनी उच्च जीवन शक्ति के साथ रोशन के अलावा जिससे वीर कभी नहीं मिला था, वह निश्चित रूप से पृथ्वी मध्य विद्यालय में शीर्ष व्यक्ति था। लेकिन ये जीवन शक्ति अभी भी उस सीमा तक नहीं पहुंची थी जिसे वीर का जीन सहन कर सकता था। ये साफ था कि उस समय बिना किसी पोषण सहायता के अपने जीन में जबरदस्ती अंक जोड़कर लाइफ फोर्स वीर ने कितना ज्यादा निकाल लिया था। अब वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। यद्यपि वह अपनी कठिन साधना जारी रखना चाहता था और अपनी जीवन शक्ति को उसकी सीमा तक बढ़ाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास समय नहीं बचा था, क्योंकि अलगाव की अवधि समाप्त हो चुकी थी। अध्याय 45 भागने की योजना। 7 दिन पूरे हो गए। बाहर निकलो। गेट स्वाभाविक रूप से खुल गया और रोशनी अंदर आई, जिससे उसकी आंखें जलने लगीं। वीर ने आंखें थोड़ी सिकुड़ी और धीरे से बाहर चला गया। अनजाने में 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में रह रहा हो। तुमने हेड बटलर को नाराज किया और तुम्हें केवल 7 दिनों की कैद मिली। तुम आसानी से छूट गए। वापस जाओ और अच्छा व्यवहार करो, वरना तुम्हें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुम्हें अपनी जगह नहीं पता। अगली बार यह इतना आसान नहीं होगा। उन प्रवर्तन अधिकारियों ने वीर को बुरी तरह से धक्का दिया, गालियां दी और बड़बड़ाते हुए वीर से पूरी तरह घृणा की। यह पागल आदमी जिसने पारिवारिक कानून का उल्लंघन किया था और हेड बटलर की अवहेलना की थी। वीर ने उन पर ठंडी निगाह डाली। वह इन लोगों से परेशान होने के लिए बहुत आलसी था और सीधे वहां से चला गया। भाई तुम वापस आ गए। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, उसका छोटा भाई गौतम और छोटी बहन गौतमी दौड़कर आए। ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने उसे सदियों से नहीं देखा हो और उसे बहुत याद कर रहे हों। भाई, इतने दिन कहाँ थे? क्या आपके पास अभी भी इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है? निम्न ग्रेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पीने में बहुत कठिन है और इसकी गंध बहुत खराब है।
दोनों बच्चे वीर पर कोआ की तरह लटके हुए थे, उसके कानों में लगातार बड़बड़ा रहे थे, उनके चेहरे लालसा से भरे हुए थे। तुम दोनों बदमाश सच में बहुत लालची हो। मैं तो पार्ट टाइम काम कर रहा था, वरना मेरे पास तुम्हारे लिए इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन खरीदने के पैसे कहाँ से आते। दोनों बच्चों को आते देख वीर के कठोर चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन्हें याद था कि अक्षय ने क्या कहा था और वे कोई भी बात भूलने से बच रहे थे। इसके तुरंत बाद वीर ने इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की 2 बोतलें निकालीं तथा उन्हें विशेष रूप से सावधान किया कि वे ज्यादा न पिएं, क्योंकि उन्हें डर था कि वे एक बार फिर से एक ही बार में सारा इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन गटक जाएंगे, जिससे पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी, जो कि नुकसानदेह होगा। वाह! जैसे ही दोनों बच्चों ने इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन देखा, उनकी आंखें चमक उठी और वे उस पर टूट पड़े, बिल्ली के बच्चों की तरह उसे चाटने लगे। उनके संतुष्ट और मदहोश चेहरे देखकर ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने वीर की बात सुनी भी थी या नहीं। वीर ने अपना सिर हिलाया, एक क्षण सोचा और फिर शेष बचा हुआ सारा इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन निकालकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। ये मूल रूप से क्लॉट और अन्य लोगों द्वारा युद्ध में लूटे गए थे, जिनकी उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। जिस व्यक्ति की जीवन शक्ति पहले ही 3.3 तक पहुंच चुकी थी, उसके लिए इंटरमीडिएट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का पोषण मूल्य पहले से ही बहुत कम था। इसका स्वाद औसत दर्जे का था और यह खेती में सहायक नहीं हो सकता था। ये चिकन की पसलियों जैसा था, न जरूरी न बेकार। लेकिन उनके माता पिता, छोटे भाई और छोटी बहन जैसे आम लोगों के लिए यह अभी भी एक टॉनिक था, जो उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसके छोटे भाई और बहन ने बहुत अधिक खाना खा लिया और दिन के बीच में ही बिस्तर पर नींद से भरे पड़े रहे। उसके माता पिता पहले ही काम पर जा चुके थे। वह मंद रोशनी वाला कमरा सचमुच बहुत तंग था, वहां बहुत देर तक रहने से दमन का एहसास होता था। वीर ने स्नान किया और फिर हमेशा की तरह पार्क के एकांत कोने में चला गया, जहां कोई उसे परेशान नहीं करेगा। वह चुपचाप सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। कुछ समय तक तो उसे कुछ भी पता नहीं चला। ये परिवार बस अंतरतारकीय युग का एक विकृत उत्पाद था। अत्यधिक खतरनाक अंतरतारकीय वातावरण और सामाजिक दबाव से निपटने के लिए एक ही कबीले के लोग एक साथ आ गए, जिससे निश्चित रूप से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में काफी वृद्धि हुई, लेकिन यह निचले स्तर के कुलों के लोगों के लिए बहुत प्रतिकूल था। वीर के लिए अब परिवार पहले से ही एक बड़ा पिंजरा था, जो उसके विकास को सीमित कर रहा था। एक पेड़ हिलने पर मर जाता है, लेकिन एक व्यक्ति फलता फूलता है। उसे जितनी जल्दी हो सके परिवार को छोड़ना पड़ा ताकि उसे पर्याप्त स्वतंत्रता और खुद को मजबूत करने के लिए समय मिल सके। लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे जल्दी से पैसा कमाने के लिए अंशकालिक नौकरी की जरूरत थी, ताकि वह बड़ी मात्रा में खेती के संसाधन खरीद सके। जब तक उसके पास पर्याप्त पोषक तत्व और जीन समीकरण मौजूद थे, वह तेजी से अपने जीन को मजबूत बना सकता था और उसमें अंक जोड़ सकता था। साधना में कोई रुकावट नहीं आती थी और वह अधिकतम जीन अंकों तक पहुंच सकता था, इसलिए अंतरतारकीय साधक बनना असंभव नहीं था। वीर का हृदय शांत हो गया, उसके विचार स्पष्ट होते जा रहे थे। परिवार की निगरानी बहुत सख्त थी, एक जाल की तरह जिससे एक मक्खी भी नहीं बच सकती थी। उसकी चिप के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। शुरुआत में तो वीर के पास कोई मौका ही नहीं था, लेकिन अब अक्षय ने उसे एक विकल्प दे दिया था, जिससे उसके लिए एक बेहतरीन मौका बन गया था। लेकिन ये कैसे किया जाए, इसके लिए उसे अभी भी एक सावधानीपूर्वक भागने की योजना की आवश्यकता थी। कुछ देर सोचने के बाद वीर ने सारी बातें सुलझा लीं और अंततः एक उपाय निकाल लिया। संक्षेप में, पहले तो वह परिवार की सतर्कता को कम करने के लिए ऐसा दिखावा करता कि कुछ भी गलत नहीं है, फिर पैसे कमाने के लिए नौकरी ढूंढता और अंत में पासवर्ड तोड़कर चला जाता, और जब उसकी ताकत बढ़ जाती तब वापस लौटता। नए साल के लिए पारिवारिक रैंकिंग प्रतियोगिता केवल 1.5 महीने दूर थी। समय बहुत कम था। इतने कम समय में उसे काफी पैसा कमाना था, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा। वीर कुछ देर तक अंदाजा नहीं लगा पाया कि उसे सफलता पाने और इंटरस्टेलर कल्टीवेटर बनने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। वो बस इतना जानता था कि जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। 10 लाख, 3 लाख या 10 लाख स्टार कॉइन। इतने कम समय में इतने सारे स्टार कॉइन अर्जित करना दूसरों के लिए एक सपना होगा। लेकिन वीर इतनी चिंता नहीं कर सकता था, क्योंकि यह ऐसी चीज थी जिसे उसे हासिल करना था। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं था। तो सवाल ये था कि उसे किस तरह की नौकरी करनी चाहिए। वीर ने अपनी पहचान चिप के साथ इंटरस्टेलर नेटवर्क से संपर्क किया और अथक खोज शुरू कर दी। फिल्म स्टार, पेशेवर वर्चुअल गेम खिलाड़ी, इंटरस्टेलर प्रभावशाली व्यक्ति।
उन्होंने इन सभी प्रसिद्ध पैसा कमाने वाले व्यवसायों पर नजर डाली। ये सब कम समय में हासिल नहीं किया जा सकता था और वीर ने इन क्षेत्रों में प्रतिभा नहीं दिखाई थी। कोई भी विचार कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे व्यावहारिक परिस्थितियों के साथ अवश्य जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा वह केवल इच्छाधारी सोच ही रह जाएगी। वीर अभी भी एक विद्यार्थी था, साधना और सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा कुछ नहीं जानता था। यह अजीब था, जब वह भौहें चढ़ाकर सोच रहा था तो उसकी उंगली अनजाने में एक चौकोर काली चिप से टकरा गई। वीर की नजर अचानक चिप पर टिक गई। क्या ये जीन स्कॉलर के रिसर्च नोट्स नहीं थे? मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? जीन मास्टर्स इंटरस्टेलर में शीर्ष उच्च स्तरीय व्यवसायों में से एक थे, जो किसी भी सेलिब्रिटी, पेशेवर गेमर्स या प्रभावशाली लोगों की तुलना में कहीं अधिक पैसा कमाते थे। जीन मास्टर के हाथों से बनी कोई भी चीज आसमान छूती थी। उदाहरण के लिए लाइफ पोशन की वह छोटी सी बोतल, मशीन संश्लेषण और जीन मास्टर फॉर्मुलेशन में 10 गुना अंतर था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक सामग्री उपलब्ध थी, इस जीवन औषधि को जीन विद्वान द्वारा तैयार किया जा सकता था, बिना किसी जीन मास्टर की व्यक्तिगत रूप से इसे तैयार करने की आवश्यकता के। यदि कोई सच्चा जीन मास्टर कार्य करे तो क्या होगा? इसमें छिपे हुए लाभ अकल्पनीय थे। वीर हक्का बक्का रह गया। वह सचमुच एक खजाने की तलाश में था, एक पर बैठा हुआ उसके पास खजाना तो था, पर उसे पता नहीं था वह हर जगह खजाने की तलाश कर रहा था। पृथ्वी के पौराणिक ज्ञान और जीन समीकरण के अस्तित्व की अपनी समझ के साथ वीर को जीन मास्टर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। जीन स्कॉलर के शोध नोट्स के साथ जीन मास्टर बनना निस्संदेह उस समय उनके लिए सबसे उपयुक्त पेशा था। लेकिन वह अभी तक जीन स्कॉलर भी नहीं था, जीन मास्टर तो दूर की बात थी, और उसके पास औषधि तैयार करने के लिए उपकरण और सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वह जीन मास्टर्स से संबंधित इंटर्नशिप ढूंढना चाहते थे, न केवल पैसा कमाने के लिए बल्कि व्यवस्थित जीन मास्टर ज्ञान सीखने और एक नींव रखने के लिए भी। एक बार जब वह जीन मास्टर बन जाता तो खेती के संसाधन पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाते। वह अपनी जरूरत की हर चीज तैयार कर सकता था और उसे पैसों की कोई कमी नहीं रहती थी। ये सोचकर वीर अचानक उत्साहित हो गया। सही दिशा मिलने के बाद खोज का दायरा काफी कम हो गया और उन्हें जल्दी ही एक भर्ती विज्ञापन मिल गया। विशाल फार्मास्यूटिकल। अध्याय 46 इंटर्नशिप के अवसर। जायंट फार्मास्यूटिकल सौरमंडल में एक प्रसिद्ध जीन पोषण निर्माण कंपनी है, जो नए जीन पोषण विकसित करने में विशेषज्ञता रखती है। इसके वित्तीय संसाधन और अनुसंधान क्षमताएं अपने प्रतिस्पर्धियों से कहीं बेहतर हैं। कंपनी मास शिताई शहर में स्थित है और वर्तमान में जीन स्कॉलर इंटर्न की भर्ती कर रही है। 60 पद उपलब्ध हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पूर्णकालिक रोजगार दिया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार जल्दी आवेदन करें। मूल वेतन 50,000 स्टार कॉइन। यह विज्ञापन सौरमंडल की शीर्ष भर्ती वेबसाइट स्टार नेटवर्क रिक्रूटमेंट पर प्रकाशित हुआ था। ये 60 दिनों से भी ज्यादा समय से मुखपृष्ठ पर प्रमुखता से प्रदर्शित था और अभी तक हटाया नहीं गया था, जिससे साफ जाहिर था कि पद अभी तक भरे नहीं गए हैं। यद्यपि ये केवल जीन स्कॉलर प्रशिक्षुओं के लिए था, लेकिन आखिरकार यह एक उच्च स्तरीय उद्योग था जिसमें प्रवेश के लिए बहुत अधिक बाधाएं थीं तथा बहुत से लोगों के पास आवश्यक कौशल नहीं थे। इसके अलावा जीन पोषण तैयार करना एक अविश्वसनीय रूप से सटीक कार्य था, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी विचलन इसकी प्रभावशीलता को काफी कम कर सकता था या यहाँ तक कि पूर्ण विफलता का कारण बन सकता था। वीर ने ये प्रत्यक्ष देखा था। जीन नोटबुक में जीन विद्वान एरोस लिंकन उबलते रक्त औषधि को बनाने के अपने प्रयास में 1000 से अधिक बार असफल हो चुका था और यह अज्ञात था कि क्या वह अंत में कभी सफल हुआ था। ऐसी उच्च मांगों के कारण जीन मास्टर पेशे के मानक अविश्वसनीय रूप से कठोर हो गए, जो कि अपमानजनक स्तर तक थे। इसलिए हालांकि जायंट फार्मास्यूटिकल की ओर से भर्ती लाभ बहुत उदार थे, लेकिन सौरमंडल की विशालता और इसकी प्रचुर प्रतिभा के बावजूद 2 महीने से अधिक समय के बाद भी पदों को नहीं भरा जाना, ये दर्शाता है कि प्रवेश मानक बहुत ऊंचे रहे होंगे। वीर इसे आजमाना चाहता था। मंगल शिताए शहर। यद्यपि मंगल ग्रह पृथ्वी से थोड़ा दूर था, लेकिन अब वह प्राचीन पृथ्वी युग नहीं था। अंतरतारकीय यात्रा आम बात हो गई थी। कम से कम सौरमंडल में मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट रहने योग्य ग्रह था, जो बृहस्पति, सर्पेंस तारा या जर्ग तारा जैसे नारकीय ग्रहों से कहीं बेहतर था। इसके अलावा यात्री अंतरिक्ष यान के लिए ये दूरी कुछ भी नहीं थी। शिताई शहर। वह ये जानता था। जब मंगल ग्रह का पहली बार विकास किया गया था तो यह एक उजाड़ ग्रह था, पानी से रहित, लगातार भयंकर हवाओं वाला, मूलतः एक बंजर भूमि।
मंगल ग्रह की प्रचुर पवन ऊर्जा का पूरा उपयोग करने के लिए शुरुआती अग्रदूतों ने एक पत्थर के पहाड़ को आधा उड़ाकर एक पत्थर का चबूतरा बनाया और वहां मंगल ग्रह का पहला शहर बसाया। ये शिताय शहर था। ग्रह और शहर कोई मुद्दा नहीं थे। वीर पूरी तरह से भावुक हो गया। 50,000 स्टार कॉइन प्रति माह काफी था, लेकिन वीर को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। उनका मानना था कि चूंकि जायंट फार्मास्यूटिकल एक जीन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसलिए इसमें जीन मास्टर्स की विरासत जरूर होगी। अगर वे वहां इंटर्नशिप करते तो शायद उन्हें व्यवस्थित जीन मास्टर्स का ज्ञान मिल पाता। क्या अभी भी स्कूल जाना है? वीर को अब इसकी आवश्यकता नहीं लगी। 3.3 की जीवन शक्ति के साथ वह पहले से ही अर्थ मिडिल स्कूल में एक शीर्ष छात्र था। वो कुछ भी नया नहीं सीखेगा और वहां समय बर्बाद करना व्यर्थ होगा। इसके बाद उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता थी। इसलिए चाहे उसके होमरूम शिक्षक सहमत हो या नहीं, उसने छुट्टी मांगने की योजना बनाई। खेती ही आधार थी। वह पहले ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था। क्या वे अब भी उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने से रोक सकते थे? ये जानना आवश्यक है कि एक हाई स्कूल के लिए पदोन्नति दर सर्वोपरि थी और जो छात्र कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते थे वे स्कूल के लिए अनमोल थे। वीर जैसे प्रतिभाशाली उम्मीदवार को पूर्ण प्रयास से तैयार किया जाना था और थोड़ा विशेषाधिकार मिलना स्वाभाविक था। इस बिंदु पर वीर ने बिना किसी चिंता के बहुत सटीक पकड़ बना ली और इंटर्नशिप पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया। ये इंटर्नशिप का अवसर जीवन में एक बार ही मिलता है और इसे कतई नहीं छोड़ा जा सकता। वीर इस बारे में गंभीर था। बस एक ही दिक्कत थी कि इस इंटर्नशिप के लिए उसे इंटरव्यू पास करना था। बिना असली हुनर के उसे इसमें जगह नहीं मिल सकती थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें इसे गंभीरता से लेना पड़ा, अस्थायी रूप से अपनी साधना को अलग रखना पड़ा और बार बार जीन नोटबुक की समीक्षा करनी शुरू कर दी। ये कहना होगा कि जीन नोटबुक चिप ने सब कुछ बहुत विस्तार से रिकॉर्ड किया और इसे खरीदने के लिए 40,000 स्टार सिक्के खर्च करना बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं था। होलोग्राफिक प्रक्षेपण उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए, जिनमें औषधि निर्माण के प्रत्येक विवरण को दर्शाया गया था तथा औषधि के घटकों के अनुपातों की भी विस्तृत व्याख्या की गई थी। जीवन शक्ति में वृद्धि से न केवल ताकत और गति में सुधार हुआ, बल्कि सक्रिय सोच और अलौकिक स्मृति में भी वृद्धि हुई। औषधि के फॉर्मूले, मिश्रण बनाने की तकनीक और प्रत्येक चरण के समय को अच्छी तरह याद करके वीर ने नोटबुक की विषय वस्तु को शीघ्रता से याद कर लिया। दुर्भाग्यवश उनके पास अभ्यास के लिए उपकरण और औषधि सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह बस यही सोच रहा था कि उसे छोड़ देना चाहिए। सारी बारीकियों में महारत हासिल हो चुकी थी, अब बारी थी उसके मौके पर किए गए प्रदर्शन की। जब तक कोई बड़ी गलती न हो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वीर ने लगन से अपना बायोडेटा तैयार किया और उसे ईमेल के माध्यम से जायंट फार्मास्यूटिकल के सार्वजनिक मेलबॉक्स में भेज दिया। 1 घंटे बाद जवाब आया कि वर्चुअल इंटरव्यू की व्यवस्था की जाएगी। इतनी उच्च दक्षता से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे प्रतिभा के लिए भी उत्सुक थे। वर्चुअल इंटरव्यू वीर को हालांकि यह थोड़ा परेशानी भरा लगा। इंटरस्टेलर नेटवर्क प्रौद्योगिकी उन्नत थी, जिससे पूरे इंटरस्टेलर को कवर करने वाला एक नेटवर्क बना, जिसे स्टार नेटवर्क के रूप में संक्षिप्त किया गया। इसके अंतर्गत डिजिटल प्रौद्योगिकी ने एक आभासी ब्रह्मांड का निर्माण किया, जहां लोग आभासी उपकरणों के माध्यम से जुड़ सकते थे और इलेक्ट्रॉनिक आभासी निकायों के साथ स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। तथाकथित वर्चुअल साक्षात्कार का उद्देश्य वर्चुअल नेटवर्क पर लॉग इन करना तथा ऑनलाइन आमने सामने भर्ती साक्षात्कार आयोजित करना था। वीर को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि वर्चुअल डिवाइस बहुत महंगी थी और उसके परिवार के पास एक भी नहीं थी। उसका स्थान बहुत छोटा था, यहाँ तक कि अगर उसके पास एक था तो उसके लिए जगह नहीं थी। कोई और रास्ता नहीं था, वह सिर्फ एक वर्चुअल इंटरनेट कैफे में जा सकता था। ये कैफे खास तौर पर उन लोगों के लिए थे जिनके घर पर स्टार नेटवर्क तक पहुंचने के लिए वर्चुअल डिवाइस नहीं थे। वीर दरवाजे से बाहर निकला और जल्दी से पास में एक इंटरनेट कैफे ढूंढ लिया। इसे सिर्फ एक इंटरनेट कैफे जैसा मत समझिए, यह एक गगनचुंबी इमारत की पूरी 10 मंजिल पर फैला हुआ था। एस्केलेटर से उतरकर अंदर जाते ही उन्हें हर जगह एस्केप पॉड्स जैसे दिखने वाले कई वर्चुअल बायोपॉड्स दिखाई दिए। एक बार जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता तो उसकी तंत्रिकाएं डिवाइस से जुड़ जाती और वह आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता। इसके भीतर घटित होने वाली हर चीज, हर संवेदना का 100% अनुकरण किया जा सकता है। बेशक इससे मैन्युअल रूप से 60% तक कम किया जा सकता है या पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है।
स्वाभाविक रूप से सिमुलेशन की डिग्री जितनी कम होगी, वास्तविकता की भावना उतनी ही खराब होगी। हालांकि वर्चुअल यूनिवर्स में जाना आम बात थी, लेकिन इतनी उम्र में वीर का ये पहला अनुभव था। आखिरकार उसके परिवार की हालत देखते हुए भरपेट खाना ही काफी था, ऐसे मनोरंजन की तो बात ही नहीं थी। वीर ने 10 स्टार का सिक्का चुकाया, 2 घंटे बुक किए और फिर एकांत निर्बाध वर्चुअल बायोपॉड ढूंढा और उसमें प्रवेश किया। ठंडे धातु के तंत्रिका कनेक्टर ने उसके शरीर पर दबाव डाला, जिससे हल्की जलन हुई, फिर अगले ही क्षण वह सामान्य हो गया। भिनभिनाओ। उसके कानों में एक तेज कंपन की आवाज गूंजी। उल्कापिंडों जैसी रंगीन रोशनियों का एक बहुरूपदर्शक वीर की आंखों में चमक उठा और उसके शरीर में तेजी से गिरने का एहसास हुआ, मानो वह किसी अथाह सुरंग में हो, जिसका तल छूने में असमर्थ हो। यह एहसास बहुत असहज था, क्योंकि डेटा की धाराएं उसके दिमाग में ज्वार की तरह दौड़ रही थीं, जिससे उसके सिर के फटने का खतरा था। वीर को पता था कि यह पहली बार किसी वर्चुअल डिवाइस से जुड़ने पर होने वाली प्रतिकूल प्रतिक्रिया मात्र थी। वह घबराया नहीं, अंदर से शांत रहा और जल्दी से अपने आप को ढाल लिया। गिरने का एहसास अचानक बंद हो गया और उसे लगा कि उसके पैर जमीन पर मजबूती से टिक गए हैं। जब उसे होश आया तो वह पहले से ही एक विशाल और असीम तारों भरे आकाश की दुनिया में खड़ा था। अध्याय 47 आभासी ब्रह्मांड। अंतरतारकीय नागरिक वीर, आयु 17, हुआक्सिया शहर, पृथ्वी, सौर मंडल से। पहली बार आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहा हूं, कृपया एक आभासी आईडी बनाएं। उसके कानों में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, जिससे वीर चौंक कर जाग गया। उसने अपने आसपास का नजारा देखा और खुद को तारों से भरे आसमान के बीच खड़ा पाया, चारों तरफ चमकते सितारे। उसकी आंखों के सामने अनगिनत आकाशगंगाएं घूम रही थीं, हर एक एक बिल्कुल नई दुनिया लग रही थी, अनंत संभावनाओं और अनजान चीजों से भरी हुई। स्टार नेटवर्क पर खोजी गई जानकारी के आधार पर वीर को पता था कि यह प्रत्येक इंटरस्टेलर मानव के वर्चुअल यूनिवर्स में प्रथम लॉगिन के लिए प्रारंभिक इंटरफेस था। अंतरतारकीय मानवों के लिए उनकी गतिविधि का दायरा बहुत पहले ही वास्तविक दुनिया के असीम ब्रह्मांड से आगे बढ़कर एक डिजिटल आभासी ब्रह्मांड को शामिल करने के लिए विस्तारित हो चुका था। ये स्थान वास्तविक ब्रह्मांड की संरचना की नकल करता था, फिर भी पूरी तरह से अलग था। वास्तविक ब्रह्मांड में प्रत्येक तारा असंख्य विचित्र ग्रहों से बना है, जबकि आभासी ब्रह्मांड में तारे अलग अलग आभासी दुनिया हैं। फिल्में, खेल, एनिमेशन, हर तरह के तत्व एक साथ घुल मिल जाते हैं। वास्तविक दुनिया में लोगों द्वारा कल्पना की गई चीजें यहाँ डिजिटल सिमुलेशन के जरिए एक तरह की भ्रामक वास्तविकता का रूप ले लेती हैं, जिससे एक आभासी बहु ब्रह्मांड का निर्माण होता है जिसमें लोग अपनी इच्छानुसार प्रवेश करके आनंद ले सकते हैं। और वास्तविकता में 1 घंटा आभासी ब्रह्मांड में 1 दिन के बराबर है, जिससे लोग इसमें और भी अधिक डूब जाते हैं। जैसे ही उल्कापिंडों की धारियां चमकीं, वीर की आंखें सिकुड़ गईं और उसे एहसास हुआ कि वे सभी अद्भुत रचनाएं थीं। खेलों से ड्रैगन, विज्ञान कथाओं से जर्ग मदरशिप, अमर कल्टीवेशन कहानियों से उड़ती तलवारें, ये सभी विभिन्न आभासी दुनियाओं से प्राप्त की गई काल्पनिक रचनाएं थीं। ये जगह अनंत संभावनाओं से भरी है, सब कुछ नकली है, फिर भी असली लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, केवल कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपने नहीं सोचा है। वीर ने प्रसन्नतापूर्वक ये सब देखा। वास्तविक ब्रह्मांड में, चाहे आप अंतरतारकीय क्षेत्र में कहीं भी हों, जब तक आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, आप वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से तुरंत संवाद कर सकते हैं। इसके बारे में सुनना एक बात है, इसे प्रत्यक्ष देखना दूसरी बात है। प्राचीन पृथ्वी युग से आए वीर के लिए यह दृश्य निस्संदेह चौंकाने वाला था। यह एक अभूतपूर्व भव्य युग था, यह अंतरतारकीय मानवों का आभासी ब्रह्मांड था। मानवता ने बाह्य रूप से अनंत वास्तविक ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त की तथा आंतरिक रूप से प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक अनंत आभासी ब्रह्मांड की स्थापना की। वास्तविक ब्रह्मांड और आभासी ब्रह्मांड का विलय हो गया, जिससे मानव जगत का मुख्य भाग निर्मित हुआ। वास्तव में बड़ी कंपनियों का न केवल वास्तविक दुनिया में दबदबा है, बल्कि आभासी दुनिया में भी उनका आधार है। यहां प्रवेश किए बिना वर्तमान मानव प्रौद्योगिकी की महानता और विशालता का व्यक्तिगत अनुभव करना कठिन है। वीर को पहली बार लगा कि वह पहले भी बहुत ज्यादा घर में ही रहा है। अपने देहांतरण के बाद से उसने दुनिया के इस दूसरे हिस्से, आभासी ब्रह्मांड, की उपेक्षा करते हुए साधना पर ध्यान केंद्रित किया था। शुरुआती झटके के बाद वीर को होश आया, उसे अभी भी गंभीर काम निपटाना था। उसे जल्दी करनी थी। कौन जानता था कि इस वर्चुअल इंटरव्यू में कितना समय लगेगा। अगर ज्यादा समय लग गया तो वर्चुअल यूनिवर्स लाइट ब्रेन उसे जबरदस्ती लॉग ऑफ कर सकता था। आभासी ब्रह्मांड में कुछ भी संभव है।
वास्तविक ब्रह्मांड में मनुष्यों की विभिन्न सीमाएं हैं। वे पंखों के बल पर उड़ नहीं सकते, पानी के नीचे जीवित नहीं रह सकते, पलक झपकते ही सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष पार नहीं कर सकते। लेकिन आभासी ब्रह्मांड में जब तक आप पैसा खर्च करते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ अवतार दुनिया, राक्षसी जानवरों की दुनिया, नारुतो की दुनिया है। यहाँ आप फिल्म के नायकों के साथ प्यार में पड़ सकते हैं, वास्तव में हर खेल के स्तर का अनुभव कर सकते हैं और एनीमे प्लॉट के माध्यम से रोमांच कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अथक हैं, गहराई से डूबे हुए हैं, खुद को निकालने में असमर्थ हैं, दिन और रात अंदर बिता रहे हैं, आराम करना भूल गए हैं। प्राचीन पृथ्वी से वर्तमान तक चली आ रही एक कहावत के अनुसार ये साधना के कट्टरपंथी हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं। लोगों को जुनूनी बनने, सन्यासियों में बदलने तथा वास्तविक जीवन की उपेक्षा करने से रोकने के लिए मानवता ने वर्चुअल बैन नामक एक कानून बनाया है। जो कोई भी व्यक्ति वर्चुअल यूनिवर्स में एक दिन में लगातार 6 घंटे से अधिक समय तक ऑनलाइन रहता है या 12 घंटे तक ऑनलाइन रहता है, उसे जबरन लॉग ऑफ कर दिया जाएगा और वह एक दिन बाद ही पुनः लॉग इन कर सकेगा ताकि लोग इसकी लत में न पड़ जाएं। अधिकांश लोगों ने खुशी मनाई, लेकिन साधना के कट्टरपंथियों के लिए ये स्वर्गीय क्लेश जैसी आपदा थी। कुछ लोगों ने तो इसे स्वर्गीय क्लेश प्रतिबंध उपनाम भी दे दिया। वीर को जल्दी करनी पड़ी। तार्किक रूप से अपना व्यक्तिगत सिस्टम इंटरफेस खोलना और अपने गंतव्य के निर्देशांक और जानकारी दर्ज करना सरल और सुविधाजनक होना चाहिए। लेकिन उन्होंने पाया कि चाहे उन्होंने कुछ भी दर्ज किया हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही वह मन ही मन सोच रहा था, उसके बगल से एक कठोर यांत्रिक आवाज गूंजी जो उसे लगातार याद दिला रही थी, कृपया एक वर्चुअल आईडी बनाएं, कृपया एक वर्चुअल आईडी बनाएं, कृपया एक वर्चुअल आईडी बनाएं। वीर तब हंसा, उसे एहसास हुआ कि वह मूर्खता कर रहा था। पहली बार नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए एक उपयोगकर्ता नाम की आवश्यकता थी। उसने एक क्षण सोचा और झिझकते हुए कहा, सन वुकोंग। वर्चुअल आईडी सफलतापूर्वक लागू हो गई। सुन वुकोंग, वर्चुअल यूनिवर्स में आपका स्वागत है। वर्चुअल यूनिवर्स लाइट ब्रेन की आवाज उसके कानों में गूंजी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वीर अवाक रह गया, उसे पहली कोशिश में सफलता मिलने की उम्मीद नहीं थी। उनका जीन संवर्धन पथ निस्संदेह सन वुकोंग का पौराणिक पथ था, इसलिए उन्होंने सहज रूप से इस नाम के बारे में सोचा। अरबों अंतरतारकीय मानव हैं जिनकी संख्या आकाश के तारों जितनी है। वर्चुअल आईडी प्राप्त करना आसान नहीं है। ये प्राचीन पृथ्वी युग में किदंचीनी नेटवर्क पर लेखकों के उपनामों जैसा है। सभी अच्छे उपनाम पहले ही ले लिए गए हैं, जिससे इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग दर्जनों नाम आजमाते हैं और फिर भी उन्हें एक नहीं मिलता। वे केवल आई डोंट ईट टोमेटोज, डोंट चेन या हेवनली मील पोटैटो जैसे नाम ही चुन पाते हैं। उसने भी बस यूं ही वाले भाव से कोशिश की, पहली कोशिश में कामयाब होने की उम्मीद नहीं की। ये किस्मत, उफ, ये बिल्कुल अप्रत्याशित था, फिर भी वाजिब था। आखिरकार मिथक खो गए हैं और महान ऋषि सूर्य की कथा लंबे समय से मनुष्यों के बीच भुला दी गई है और अब कोई भी उन दो पात्रों द्वारा दर्शाए गए अर्थ को नहीं समझ पाया है। वर्चुअल यूनिवर्स में हर व्यक्ति केवल एक बार ही वर्चुअल आईडी का दावा कर सकता है। ये स्थायी रूप से बंधी होती है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। हर कोई बहुत सतर्क रहता है और कोई भी अपना नाम यूं ही नहीं रखता। अप्रत्याशित रूप से वीर को एक शानदार डील मिल ही गई। इस वर्चुअल आईडी को प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण वीर को सहज ही ऐसा महसूस हुआ कि उसने जैकपॉट मार लिया है, जिससे आगामी साक्षात्कार के लिए उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। X 263,527, Y 678,883, Z 13,12,321। जायंट फार्मास्यूटिकल द्वारा भेजे गए साक्षात्कार दस्तावेज के बाद वीर ने निर्देशांक दर्ज किए। अगले ही क्षण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसका आकार तारों की रोशनी में बिखर गया और हवा में गायब हो गया। विस्थापन की एक अज्ञात दूरी के बाद डेटा की एक धारा तारों की रोशनी की तरह प्रवाहित हुई, जो पतली हवा से प्रकट हुई और पुनः एकत्रित होकर वीर की आकृति का निर्माण किया। उसकी आंखों के सामने एक विशाल ग्रह धीरे धीरे घूमता हुआ दिखाई दिया। चंद्रमा जैसे उपग्रहों का एक समूह ग्रह की परिक्रमा कर रहा था, जिससे 4 अक्षर बन रहे थे, विशालकाय औषधि। यह आभासी ब्रह्मांड में जायंट फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र था। यद्यपि आभासी ब्रह्मांड में स्थान की तुलना वास्तविक दुनिया से नहीं की जा सकती, फिर भी इसे प्राप्त करने में पैसा खर्च होता है। विशालकाय फार्मास्यूटिकल ने वास्तव में एक ग्रह पर कब्जा कर लिया। ये कितना शानदार इशारा है। वीर धीरे धीरे नीचे उतरा तो देखा कि एक खूबसूरत हिलते हुए कूल्हों वाली ओएल महिला आ रही है।
उसकी लंबी खूबसूरत टांगें बिल्ली की तरह कदम बढ़ा रही थीं, सुनहरे बाल, नीली आंखें और एक मनमोहक निगाहें, वह वाकई कमाल की थी। क्या आप मिस्टर वीर इंटरव्यू के लिए यहाँ आए हैं? कृपया मेरे पीछे आइए। वीर ने अपना असली रूप नहीं छिपाया था। उस खूबसूरत ओवेल महिला ने उसे परखा, मनमोहक मुस्कान दी और मुड़कर अपने गोल उभरे हुए कूल्हों को हिलाते हुए आगे बढ़ने लगी। वीर ने गहरी सांस ली और उसके पीछे चल दिया। पुनश्च मैंने आभासी ब्रह्मांड की कुछ पृष्ठभूमि और विश्व परिदृश्य की व्याख्या की है। आशा है कि सभी को ये पसंद आएगा। अध्याय 48 स्पिरिट इन सिद्धांत। सुनहरे बालों वाली एल महिला आगे चल रही थी। उसका शरीर आकर्षक था, ऐसा आकार का वक्र बना हुआ था। उसकी कमर और कूल्हे हिल रहे थे, जो पूरी तरह से मनमोहक था। हालांकि वीर ने अपनी आंखें नीचे झुका रखीं और वह विचलित नहीं हुआ। आभासी ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे की विशेषताओं और रूप को स्वतंत्र रूप से समायोजित कर सकता था। सभी प्रकार के अजीब और राक्षसी प्राणी मौजूद थे। इस एल महिला को देखकर धोखा मत खाए कि वह कितनी आकर्षक दिखती है। वास्तविक दुनिया में वह एक युद्ध कौशल वाली आंटी हो सकती है, जो काले भालू को मुक्का मार सकती है और अपने कंधों पर विशाल पेड़ों को उठा सकती है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे ही दोनों तारों भरे आकाश से नीचे उतरे, वे विशालकाय फार्मास्यूटिकल द्वारा कब्जा किए गए आभासी ग्रह के करीब और करीब आ गए। बादल छट गए और बादलों की एक सीढ़ी बन गई जो धीरे धीरे नीचे उतरती गई। वीर को आश्चर्य नहीं हुआ। आभासी ब्रह्मांड में कुछ भी संभव था। आखिरकार मनुष्य ही आभासी ब्रह्मांड के निर्माता थे। वे जो कुछ भी कल्पना कर सकते थे, उसे प्राप्त कर सकते थे। बादलों की सीढ़ी से नीचे उतरते समय आगे बिजली और गड़गड़ाहट के साथ बादलों का एक तूफान दिखाई दिया, जो भयावह लग रहा था। लेकिन अगले ही क्षण वह गरजता हुआ बादल रहस्यमय ढंग से अलग हो गया और एक अत्यंत भविष्यदर्शी कमरा प्रकट हुआ, जिसमें अलग अलग रूप रंग वाली 5 आकृतियां बैठी थीं। क्या आप इंटर्न हैं वीर? 2 जांचती हुई आंखों ने देखा और बीच में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी सौम्य मुस्कान के साथ बैठा था। इन 5 साक्षात्कारकर्ताओं ने अपने चेहरे नहीं छिपाए थे। इनमें बूढ़े और जवान सभी थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के ये सभी गोरे थे। इसके अलावा उनका वंश बहुत शुद्ध था। सभी के बाल सुनहरे और आंखें नीली थीं तथा उनकी विरासत में कोई मिलावट नहीं थी। वीर को अपने दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा, मैं हूं। यह अच्छी बात है। आपके बायोडेटा से पता चलता है कि आप अभी भी हाई स्कूल के छात्र हैं और आपकी जीवन शक्ति 3.3 तक पहुंच गई है, जो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आप एक जीन स्कॉलर होने का दावा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जानबूझकर आप पर शक करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जीन मास्टर न होने पर भी एक योग्य जीन स्कॉलर को जीन ज्ञान और पौराणिक ज्ञान की विशाल मात्रा को समझने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ज्ञान संचय की लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। आप थोड़े छोटे हैं। मुख्य साक्षात्कारकर्ता ने अपने संदेह को छुपाया नहीं। वीर ने बिना आश्चर्य जताए सिर हिलाया। उन्होंने इस समस्या पर बहुत पहले विचार किया था। आखिरकार जीन मास्टर हमेशा से ही एक उच्च स्तरीय पेशा रहा था, जिसमें उद्योग की बाधाएं बहुत अधिक थीं और वह केवल 17 वर्ष का था, इसलिए उससे पूछताछ होना सामान्य बात थी। लेकिन उसे अपने आप पर भरोसा था। एक पूरी जीन नोटबुक पहले से ही उनके दिमाग में याद थी। पौराणिक ज्ञान की उनकी समझ के साथ वह निश्चित रूप से एक औसत जीन मार्शल कलाकार से बदतर नहीं थे। वीर ने एक पल सोचा, फिर शांति से बोला, युवा होने का मतलब यह नहीं कि आपकी क्षमता कम है। सिर्फ बातें ही सबूत नहीं होती। आप जो चाहे पूछ सकते हैं और तब आपको स्वाभाविक रूप से मेरा स्तर पता चल जाएगा। 5 इंटरव्यू लेने वाले थोड़े स्तब्ध रह गए। उसका आत्मविश्वास भरा व्यवहार देखकर उन्होंने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाकर कहा, तो तैयार हो जाओ। इंटरव्यू अभी शुरू होता है। जहां तक उसकी हाई स्कूल छात्र की पहचान का सवाल है, तो उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। अंतरतार्किक युग के छात्रों में असाधारण बुद्धि और शक्तिशाली क्षमताएं थीं। वे किताबी कीड़े नहीं थे। कुछ प्रतिभाशाली लोग स्कूल में समय बर्बाद नहीं करते थे और अंशकालिक नौकरियां करना आम बात थी। वीर ने अपनी छाती को थोड़ा सीधा किया और गंभीर हो गया। चूंकि आप यहाँ एक प्रशिक्षु जीन मार्शल आर्टिस्ट पद के लिए साक्षात्कार देने आए हैं, तो चलिए जीन मास्टर की उत्पत्ति के बारे में बात करके शुरुआत करते हैं। सबसे बाईं ओर प्रोफेसरों जैसे व्यवहार वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने सबसे पहले पूछा। यह सरल था। चूंकि वीर साक्षात्कार के लिए आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। ये प्रश्न उसे परेशान नहीं करेगा।
बिना सोचे समझे उन्होंने उत्तर दिया, जीन मास्टर जीन क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जो मिथ जीन का अध्ययन करके मानव उत्पत्ति के रहस्यों को उजागर करते हैं और असाधारण शक्ति का सार समझते हैं। मिथ जीन सूक्ष्म पदार्थ है, फिर भी वे अविश्वसनीय शक्तियों का उपयोग करके स्थूल ब्रह्मांड पर कार्य कर सकते हैं। जीन मास्टर सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ते हैं, मिथ जीन पर आधारित परम सत्य की खोज करते हैं। साक्षात्कारकर्ताओं ने सुनते हुए बार बार सिर हिलाया। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि यद्यपि इस उत्तर में कोई उल्लेखनीय बात नहीं थी, फिर भी यह स्वीकार्य था और इसमें कोई तार्किक त्रुटि नहीं थी। बेशक अगर यह ऐसा ही उत्तर होता तो ये स्पष्ट रूप से उन्हें संतुष्ट नहीं करता। बाईं ओर से दूसरी साक्षात्कारकर्ता एक परिष्कृत चेहरे वाली गोरी महिला थी, जो एक शांत सुंदरी थी, जिसने एक मुश्किल सवाल पूछा। हमारी विशाल दवा कंपनी मुख्य रूप से कंपनी की जरूरत के अनुसार जीन पोषण तैयार करने के लिए इंटर्न जीन स्कॉलर की भर्ती करती है। तो हमें बताएं कि ज्यादातर जीन पोषण मशीनों से क्यों नहीं बनाए जा सकते और उन्हें हाथ से ही क्यों तैयार किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन था। वीर ने एक क्षण सोचा और अपने शब्दों को व्यवस्थित किया। इसकी शुरुआत स्पिरिट पार्टिकल के सिद्धांत से होती है, जिसे असाधारण कण भी कहा जाता है। सुपर लाइट ब्रेन के अनुमानों के अनुसार प्राचीन पृथ्वी के आदिम युग में तकनीक पिछड़ी हुई थी, लेकिन पौराणिक आकृतियां अक्सर प्रकट होती थीं, जिनमें से प्रत्येक में पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को उल्टने की शक्ति थी और उन्हें देवताओं के रूप में पूजा जाता था। प्राचीन पृथ्वी पर प्राचीन सभ्यताओं और प्राचीन मनुष्यों की अलग अलग पौराणिक कथाएं थीं। लेकिन बाद में पौराणिक आकृतियां कम क्यों होती गईं और अंततः पूरी तरह से गायब क्यों हो गईं? चीनी पौराणिक कथाओं ने इसे धर्म के अंत का युग कहा, नॉर्स पौराणिक कथाओं ने राग्नारोक की भविष्यवाणी की, और बाइबल और माया पौराणिक कथाओं में तो सर्वनाश की किंवदंतियां भी थीं। सर्वनाश की किंवदंतियां पूरी तरह से अलग पौराणिक प्रणालियों में दर्ज हैं, जो बिल्कुल भी संयोग नहीं है। उसके बाद मनुष्यों के पास असाधारण शक्ति नहीं रही और आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने तकनीक विकसित की। लेकिन जब मनुष्यों ने अंतरतार के युग में प्रवेश किया और सौर मंडल को छोड़ दिया, तो उन्होंने मिथक जीन को क्यों जागृत किया और असाधारण शक्ति प्राप्त की? वे पृथ्वी युग के दौरान ऐसा क्यों नहीं कर सके? इसका कारण इन स्पिरिट कणों की कमी, पूरा नाम आध्यात्मिक क्यूई कण। पृथ्वी के खंडहरों से मिली कुछ खोजों के अनुसार आदिकाल में पृथ्वी पर ये कण थे। विशेष प्रतिभा वाले कुछ मनुष्य स्पिरिट कणों को महसूस करके असाधारण शक्ति प्राप्त कर सकते थे। बाद में आध्यात्मिक क्यूई कणों में कमी आई और असाधारण शक्ति अब मनुष्यों में प्रकट नहीं हुई। धीरे धीरे मिथकों में सर्वनाश बन गई, जब तक कि मनुष्यों ने इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं किया और अन्य ग्रहों पर स्पिरिट कण नहीं पाए, उन्हें जागृत मिथक जीन द्वारा महारत हासिल की। वीर ने एक नए सिद्धांत का वर्णन करते हुए स्पष्ट रूप से समझाया। इस युग में स्पिरिट कण सिद्धांत एक असाधारण सिद्धांत था, जो मिथ जीन सिद्धांत के साथ सह अस्तित्व में था, लेकिन ये बहुत गूढ़ था और मिथ जीन सिद्धांत की तुलना में बहुत कम प्रसिद्ध था, इसलिए बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। वीर ने भी इसे जीन नोटबुक में देखा था। वह रुका, फिर आगे बोला, और इसमें स्पिरिट कण शामिल हैं या नहीं, यही जीन पोषण और साधारण पोषण के बीच आवश्यक अंतर है। साधारण पोषण में निश्चित सामग्री होती है और इसे यंत्रवत बनाया जा सकता है। आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं। जीन पोषण अलग हैं। उनके अविश्वसनीय प्रभाव होने का मुख्य कारण स्पिरिट कण की उनमें भूमिका है। ये सक्रिय कण हैं जो मानव जीवन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और मानव जीन की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और स्पिरिट कण की गति की अप्रत्याशितता के कारण पोषण के प्रभाव को मशीनों द्वारा सटीक रूप से नहीं पकड़ा जा सकता है। इसे केवल मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकता है और फिर विभिन्न स्थितियों के अनुसार उचित रूप से समायोजित और तैयार किया जा सकता है। यही कारण है कि अधिकांश जीन पोषण को मैन्युअल रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। पांचों साक्षात्कारकर्ता मुस्कुराए। यह उत्तर सीधे समस्या के सार पर पहुंच गया। वे महसूस कर सकते थे कि वीर अधिकाधिक प्रवाह में आ रहा है तथा बेहतर से बेहतर उत्तर दे रहा है। बीच में बैठे मुख्य साक्षात्कारकर्ता ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप आत्मा कण की गति के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? वीर ने सिर हिलाया। स्पिरिट पार्टिकल असाधारण कण होते हैं, लेकिन वे अकेले मौजूद नहीं हो सकते और आमतौर पर स्पिरिट पार्टिकल पदार्थ से जुड़े होते हैं। स्पिरिट पार्टिकल का कोई द्रव्यमान नहीं होता, कोई भौतिक रूप नहीं होता और उनमें तरंग कण द्वैत होता है। जब स्पिरिट पार्टिकल पदार्थ के पास पहुंचते हैं तो स्पिरिट पार्टिकल एक अनोखी क्वांटम लीप घटना उत्पन्न करते हैं। विभिन्न पदार्थों के भीतर बेतरतीब ढंग से घूमते हैं और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जिससे गति के अप्रत्याशित प्रक्षेप पथ बनते हैं,
यही कारण है कि इसे स्पिरिट पार्टिकल मूवमेंट कहा जाता है। ये ब्राउनियन गति के बहुत समान है, इसलिए स्पिरिट पार्टिकल सिद्धांत में इसे स्पिरिट पार्टिकल ब्राउनियन मोशन भी कहा जाता है। इस पुस्तक की संकल्पना काफी समय से चल रही है और इसकी रूपरेखा बहुत विस्तृत है। इसका कथानक और सिद्धांत अपने आप में सुसंगत है, इसलिए अगर किसी को लगता है कि शुरुआत में कुछ अंश अनुचित है, तो कृपया धैर्य रखें और आगे बढ़ें, आप निश्चित रूप से निराश नहीं होंगे। अंत में, मैं संग्रह और अनुशंसाओं और सभी के सहयोग का अनुरोध करता हूँ। अध्याय 49 प्रश्नों का धारा प्रवाह उत्तर देना। ताली ताली ताली, उत्साहपूर्ण तालियों का दौर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तक कोई भी अन्य साक्षात्कारकर्ता जीन पोषण के सार को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझा पाया है जितना आपने। लगता है आपको जीन सिद्धांत की गहरी समझ है। ... वीर के बोलने के बाद सभी साक्षात्कारकर्ताओं ने तालियां बजाईं, उनके चेहरे प्रशंसा से भर गए। लगातार 3 प्रश्न सरल नहीं थे, फिर भी उन्होंने उनका उत्तर बड़ी आसानी से दिया और उत्तर एकदम सही थे। ये वीर बिल्कुल भी सरल नहीं है। बाएं से दाएं बढ़ते हुए चौथे साक्षात्कारकर्ता की बारी थी। उन्होंने एक और चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा, चूंकि स्पिरिट कण गतिमान होते हैं, तो जीवनदायिनी औषधि जैसे कुछ जीनदायिनी औषधियां यांत्रिक रूप से क्यों संश्लेषित हो सकती हैं? ये प्रश्न थोड़ा कठिन था, उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। वीर ने भौहें चढ़ाईं। हाँ, चूंकि जीवन औषधि भी एक प्रकार की जीन औषधि है, इसलिए जब उसने इसे पहले लिया था तो उसने अपने शरीर में आए भारी बदलावों को स्वयं अनुभव किया था। ये वास्तव में आत्मा कण पदार्थ का ही काम था। जीवन औषधि की तरह कुछ जीन औषधियों का यांत्रिक रूप से निर्माण क्यों किया जा सकता है? ये स्पिरिट कण ब्राउनियन गति के साथ संरेखित नहीं है। वीर ने सोचते हुए भौहें सिकोड़ लीं। साक्षात्कारकर्ताओं ने उस पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि चुपचाप उसके सोचने का इंतजार किया। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह प्रश्न सरल नहीं था और इसके लिए जीन पोषण की बहुत गहरी समझ की आवश्यकता थी। वीर का दिमाग पूरी तरह लोड पर चल रही मशीन की तरह घूम रहा था। ये औषधियां, जो यंत्रवत निर्मित की जा सकती हैं, उनके सूत्रों में अवश्य ही समानता होनी चाहिए। उनके सूत्रों में क्या समानता है? अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, ये स्पिरिट सैंड है। अनेक साक्षात्कारकर्ताओं ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में प्रशंसा और सराहना झलक रही थी, और वे खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सके, स्पिरिट सैंड क्यों? स्पिरिट सैंड एक निष्क्रिय पदार्थ है जिसमें स्पिरिट कण हो सकते हैं। हालांकि इसमें स्पिरिट कण हो सकते हैं, लेकिन इसकी भौतिक सतह पर स्वाभाविक रूप से एक हल्की इंसुलेटिंग परत होती है जो स्पिरिट कणों की गति को बाधित कर सकती है। प्रत्येक स्पिरिट कण एक छोटे पिंजरे में बंधा हुआ सा होता है। जब स्पिरिट सैंड औषधि में घुल जाता है तो ये स्पिरिट कणों के समान वितरण को अधिकतम कर सकता है और औषधीय प्रभाव की स्थिरता बनाए रख सकता है। इसलिए बिना किसी अपवाद के सभी औषधियां जिनके अवयवों में स्पिरिट सैंड शामिल है, यांत्रिक रूप से संश्लेषित की जा सकती हैं। वीर ने समझाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साक्षात्कारकर्ताओं ने सहमति में सिर हिलाया। अंतिम साक्षात्कारकर्ता ने फिर पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि स्पिरिट रेत, इसके स्पिरिट कण इंसुलेटिंग गुणों के बावजूद अन्य औषधियों में उपयोग क्यों नहीं की जाती है? इस बार वीर ने संकोच नहीं किया और संक्षेप में उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि स्पिरिट सैंड का यह अनूठा उपयोग है, लेकिन इसकी स्पिरिट कण सामग्री बहुत कम है, जिससे ये केवल अनरैंक्ड जीन पोषण के लिए उपयुक्त है और उच्च स्तरीय पोषण की तैयारी के लिए नहीं। इस बिंदु पर सभी 5 साक्षात्कारकर्ताओं और सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके थे। वीर ने धाराप्रवाह उत्तर दिया तथा ऐसे उत्तर दिए जो मानक उत्तर जैसे प्रतीत हुए। पांचों मुख्य साक्षात्कारकर्ता मुस्कुराए और सिर हिलाया। वे स्पष्ट रूप से वीर के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीन सिद्धांत पर आपका ज्ञान बहुत ठोस है। अब मैं आपसे कुछ पौराणिक कथाओं से जुड़े सवाल पूछने जा रहा हूं। केंद्र के मुख्य साक्षात्कारकर्ता ने कहा। वीर मंद मंद मुस्कुराया। यही वह बात थी जिसका उसे सबसे कम डर था। मैं आपसे पूछूंगा कि स्वर्ग रैंक थीसिस में स्वर्गदूतों की रैंक क्या है? सबसे बाईं ओर बैठे साक्षात्कारकर्ता ने सबसे पहले पूछा। वीर ने एक क्षण सोचा और उत्तर दिया, वे 3 उच्च रैंक हैं, सेराफिम, चेरुबिम और सिंहासन, 3 मध्यम रैंक, प्रभुत्व, गुण और शक्तियां, और 3 निम्न रैंक, प्रधानताएं, महादूत और देवदूत। वह इसका उत्तर भी दे सकता है। प्रश्न पूछने वाले साक्षात्कारकर्ता ने प्रशंसा से कहा, जहां तक मेरा प्रश्न है, आप उत्तीर्ण हैं। वीर मुस्कुराया और सिर हिलाया।
बाईं ओर से दूसरे साक्षात्कारकर्ता ने बाइबल के बारे में एक और प्रश्न पूछा, नरक के साथ शैतान राजा कौन है और वे कौन से पापों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नरक के साथ शैतान राजा और स्वर्ग के साथ महादूत एक दूसरे से मेल खाते हैं। ये तथ्य बाइबल पढ़ने वाले हर व्यक्ति को ज्ञात है। वीर ने ध्यानपूर्वक अपने मन में स्मृतियों को दोहराया और सीधे उत्तर दिया, वे हैं लूसीफर, अभिमान का पाप लेविथान, ईर्ष्या का पाप सामिल, क्रोध का पाप बेलियल, आलस्य का पाप मैमून, लालच का पाप बेलजेबूब, लोलुपता का पाप और असिमोडेस वासना का पाप। जवाब देने के बाद उसने चुपके से पसीने की बूंद पोंछी। सौभाग्य से प्राचीन पृथ्वी युग में उन्हें पौराणिक कथाओं में बहुत रुचि थी और उन्होंने विभिन्न देशों की विभिन्न पौराणिक प्रणालियों और व्युत्पन्न उपन्यासों का गहन अध्ययन किया था, अन्यथा वह वास्तव में उत्तर देने में सक्षम नहीं होते। मुख्य साक्षात्कारकर्ता ने फिर पूछा, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने वर्जित फल खाया था। वीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अविश्वसनीय, बाइबल का अधिकांश भाग लुप्त हो चुका है और कहानियां अधूरे मैनुअल के रूप में बिखरी पड़ी हैं, फिर भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मुख्य साक्षात्कारकर्ता ने सिर हिलाकर वीर की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने एक के बाद एक प्रश्न पूछे और पाया कि वीर को कोई परेशानी नहीं हुई और वे आपस में चर्चा करने लगे। वीर धैर्यपूर्वक अपनी सीट पर बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। लगभग 5 या 6 मिनट के बाद उन्हें परिणाम मिल गया। लगता है बाइबल तुम्हें उलझा नहीं पा रही। मैं तुमसे एक और पौराणिक कथा से जुड़ा सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनो। सिर पर ऊंची पगड़ी बांधे सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका शरीर लकड़ी जितना पतला था। हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवता हैं। वे किन दिव्य सत्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? यह आसान है, वीर ने सहज भाव से कहा। विभिन्न देवगणों के मुख्य देवता प्रायः सबसे प्रसिद्ध होते हैं और उस पौराणिक कथा की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसका उत्तर दे सकता है। भारत में 3 मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा सृजन के देवता, शिव संहार के देवता और विष्णु संरक्षण के देवता। ये तीनों मुख्य देवता एक ही स्रोत से उत्पन्न त्रिमूर्ति हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति भी कहा जाता है, और ये ब्रह्मांड में ब्रह्म के अवतार हैं। मेरे सवाल खत्म हो गए, अब देखना है कि आप उसे चकमा दे पाते हैं या नहीं। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने मुस्कुराते हुए आखिरी इंटरव्यू लेने वाले की तरफ मुड़कर सिर हिलाया। चिंता मत करो, मेरे प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं होगा। 5वें साक्षात्कारकर्ता ने आत्मविश्वास से कहा, यह एक अल्पज्ञात पौराणिक प्रणाली है। वीर बहुत शांत था और इससे भयभीत नहीं था। हुर्रा मास किस पौराणिक कथा से संबंधित है और उसका अधिकार क्या है? साक्षात्कारकर्ता ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक बहुत ही अपरिचित दिव्य नाम। वीर ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। नॉर्स पौराणिक कथाएं? नहीं। माया पौराणिक कथा? नहीं। जापानी पौराणिक कथाएं? और भी बेमेल। वीर ने प्राचीन पृथ्वी की विभिन्न पौराणिक प्रणालियों की कहानियों और किंवदंतियों को याद किया, जिससे पुष्टि हुई कि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। मैंने तुमसे कहा था, वह इसका जवाब नहीं दे सकता। वीर को बिना जवाब दिए बहुत देर तक सोचते और भौहें चढ़ाए देखकर साक्षात्कारकर्ता ने दूसरे साक्षात्कारकर्ताओं की तरफ मुस्कुराकर देखा। उसके चेहरे पर विजयी भाव था। अन्य साक्षात्कारकर्ताओं ने भी अपनी निगाहें उस पर केंद्रित कर लीं। वे देखना चाहते थे कि क्या वीर को सचमुच सभी पौराणिक कथाओं की गहरी समझ है। वीर ने हार नहीं मानी, क्योंकि वह निश्चित था कि पौराणिक कथाओं के ज्ञान के मामले में कोई भी अंतर्तार्किक मानव उससे आगे नहीं निकल सकता। यदि वह उत्तर नहीं दे सकता तो कोई भी नहीं दे सकता। हाँ, ऐसा अवश्य होगा। ये नाम मुझे ज्ञात पौराणिक कथाओं में अवश्य ही होगा। अचानक वीर के मन में प्रेरणा की एक कौंध उठी, मानो कोई उल्का उसके मन में कौंध गई हो, और वह बोल पड़ा। मुझे पता है, उस देवता को हुर्रा माज नहीं बल्कि अहुरा मजदा कहते हैं। वे पारसी धर्म के प्रमुख देवता हैं। अध्याय 50 सफल प्रवेश। मौन, मृत्युतुल्य शांति की ओर अग्रसर। 5 साक्षात्कारकर्ताओं में से किसी ने भी बात नहीं की। क्या हो रहा था? साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्न का साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति ने खंडन किया तथा फिर स्वयं ही सही उत्तर दिया। वीर के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर वे ये कहने में असमर्थ थे कि वह गलत था, और तथ्यों ने साबित कर दिया कि उनका चुनाव बुद्धिमानी भरा था। जवाब तो यही है कि पारसी धर्म के मुख्य देवता ही हैं। लेकिन आपको कैसे पता कि यह हुर्रा माज नहीं बल्कि यह अहुरा माजदा है? 5वां साक्षात्कारकर्ता अपनी राय पर अड़ा नहीं रहा और हिचकिचाते हुए पूछा। वे पौराणिक कथाओं से संबंधित 5 प्रश्नों पर सहमत हो चुके थे, लेकिन ये 6ठा प्रश्न था।
हालांकि वीर स्वाभाविक रूप से इतना मूर्ख नहीं होगा कि इसकी परवाह करे और उसने बताया, मुझे पौराणिक कथाओं में बहुत रुचि है और एक बार मैंने प्राचीन पृथ्वी से फारसी जरतुस्त्रवाद की किंवदंतियां एकत्र की थीं। जरतुस्त्रवाद में अहुरा मज़दा ब्रह्मांड की सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान निर्माता हैं, जिनके पास प्रकाश, जीवन, सृजन, व्यवस्था और सत्य पर अधिकार है। पौराणिक कथाओं में मज़दा ने भौतिक दुनिया का निर्माण किया और आग भी बनाई, जो अनंत प्रकाश है, आग का अवतार है। उसे इतने विस्तार से समझाते देखकर साक्षात्कारकर्ता को यकीन हो गया। नाम के अलावा आपने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं जानता हूँ। मुझे जो पारसी धर्म का अवशेष मिला था उस पर कुछ जंग लगे निशान थे, जिससे लिखावट कुछ मिट गई थी। शायद पारसी धर्म के मुख्य देवता का नाम सचमुच वही है जिसका आपने जिक्र किया है। उन्होंने वीर के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। उनकी यह बात सुनकर वीर ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि दूसरे पक्ष को किसी प्राचीन खंडहर से पारसी धर्म के बारे में मिथक मिले हैं, लेकिन उसकी समझ बहुत सीमित थी। उस आदमी के प्रशंसा भरे चेहरे को देखकर वीर मन ही मन हंस पड़ा। इससे उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे ये भी नहीं बताया था कि पारसी धर्म का इतिहास ईसाई धर्म और हिंदू धर्म से भी पुराना है, जो उससे भी पुराना धर्म है। बाद में इसके अनुयायियों के राष्ट्र फारस के पतन के साथ ही इस धर्म की विरासत टूट गई। वीर को ज्यादा दिखावा करने की इच्छा नहीं थी, ज्यादा बोलने से केवल परेशानी ही पैदा होती। ये पारसी धर्म के मुख्य देवता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त था। अगर वह एक लंबे समय से लुप्त मिथक के मूल से लेकर उसके पतन तक के हर विवरण की व्याख्या कर सके तो यह वास्तव में आश्चर्यजनक होगा। वीर को कैद नहीं होना था और उसे राष्ट्रीय खजाने पांडा की तरह अध्ययन करना था। तुम्हें तो ऐसी अस्पष्ट पौराणिक कहानी भी पता है। अविश्वसनीय। आप कितनी पौराणिक कथाएं जानते हैं? पारसी धर्म, हिंदू धर्म और बाइबल के अलावा आप और कौन से मिथक जानते हैं? ... अंतिम साक्षात्कारकर्ता को भी वीर के उत्तर को स्वीकार करते देख अन्य साक्षात्कारकर्ता उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। उनकी निगाहें वीर पर तीव्रता से जल रही थीं। पौराणिक कथाएं अत्यंत कठिन थीं। 10,000 वर्ष बीत चुके थे, बहुत कुछ लुप्त था तथा बहुत कम लोग अध्ययन के इस क्षेत्र में निपुणता प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने जो सवाल पूछे उनमें अलग अलग प्रणालियों से जुड़े मिथक शामिल थे। उन्होंने शुरू में तय किया था कि अगर वीर 2 या 3 सवालों के सही जवाब दे दे तो वे उसे भर्ती कर लेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सभी प्रश्नों का सही उत्तर देगा। एक व्यक्ति इतनी सारी पौराणिक प्रणालियों की कहानियों में कैसे पारंगत हो सकता है? बहुत बढ़िया। मुख्य साक्षात्कारकर्ता ने वीर से बहुत संतुष्ट होकर प्रशंसा में तालियां बजाईं। तुम इस साक्षात्कार में पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे अंक देने का मौका मिलता तो मैं तुम्हें पूरे अंक देता। अब जीन पोषण तैयारी परीक्षा शुरू करते हैं। जीन पोषण तैयारी परीक्षण। वीर आश्चर्यचकित था। बिल्कुल सही। एक जीन स्कॉलर आखिरकार वह व्यक्ति होता है जो जीन पोषण तैयार करता है। आपका सैद्धांतिक ज्ञान उत्तम कहा जा सकता है। अब हमें जीन पोषण तैयार करने की आपकी क्षमता का परीक्षण करना होगा। मुख्य साक्षात्कारकर्ता ने कहा। इसका परीक्षण कैसे होगा? वीर ने पूछा। यह आसान है। हम आपको एक नया फॉर्मूला देंगे। आप इसे आधा घंटा पढ़कर जीन पोषण तैयार कर सकते हैं। चिंता न करें, ये सिर्फ एक जीन स्कॉलर के लिए एक साक्षात्कार है। जीन पोषण भी बिना ग्रेड वाला जीन पोषण है, इसलिए इसकी कठिनाई ज्यादा नहीं है। आप इसे पढ़ने के लिए समय ले सकते हैं। आपके पास 3 मौके होंगे। अगर आप इसे एक बार सफलतापूर्वक तैयार कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। मुख्य साक्षात्कारकर्ता ने शून्य क्षेत्र में अपनी उंगली थपथपाते हुए कहा। वीर के सामने एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण प्रकट हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से बरसेक जीन पोषण शब्द प्रदर्शित थे। यह एक बिना ग्रेड वाला जीन पोषण था जो किसी की क्यूई और खून को उबाल सकता था, जिससे अस्थायी रूप से ताकत सामान्य से 20% ज्यादा बढ़ जाती थी। सिर्फ 20% को कम मत आंकिए। ताकत में हुई इस सर्वांगीण वृद्धि से शरीर में जबरदस्त बदलाव आते थे। इस जीन पोषण का प्रभाव वीर द्वारा पहले देखे गए उबलते रक्त पोषण के समान ही था। इसे एक सरलीकृत संस्करण कहा जाना चाहिए। यहाँ तक कि इसका सरलीकृत संस्करण भी जीन पोषण फॉर्मूला था, जिसकी कीमत काफी अधिक थी। केवल इस एक सूत्र की कीमत कम से कम 4000 स्टार सिक्का होगी। दूसरे पक्ष ने इसे बस यूं ही फेंक दिया, जो वास्तव में धनी और शक्तिशाली था। आभासी ब्रह्मांड लगभग 100% वास्तविकता का अनुकरण कर सकता है। यहाँ जीन पोषण तैयार करते समय तकनीकें वास्तविकता के समान ही थीं और नकली प्रभाव भी बहुत समान थे, हालांकि वे केवल आभासी ब्रह्मांड के भीतर ही कार्य कर सकते थे।
वास्तव में कई जीन मास्टर्स ने शुरुआत में वर्चुअल यूनिवर्स में जीन पोषण तैयार करने का अभ्यास किया था। वीर ने अपने सामने होलोग्राफिक प्रक्षेपण को ध्यान से देखा। सफेद लैब कोट पहने एक व्यक्ति जीन पोषण तैयार कर रहा था। जीन पोषण तैयार करने के चरण और सूत्र पूरी तरह से बिना किसी चूक के पूरे थे। ये बेस्क जीन पोषण उबलते रक्त पोषण का एक सरलीकृत संस्करण था। वीर, जो पहले से ही उबलते रक्त पोषण में निपुण था, के लिए यह मुश्किल नहीं था। उसने 3 बार ध्यान से देखा, उसे अपने दिल में याद कर लिया और जल्द ही उसे पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लिया। उसने 5 साक्षात्कारकर्ताओं की ओर सिर हिलाया। मुख्य साक्षात्कारकर्ता ने अपने सामने मौजूद इंटरफेस पर बार बार अपनी उंगलियां थपथपाईं। वीर का परिवेश बदल गया और पारदर्शी आभासी उपकरण तेजी से भौतिक वस्तुओं में बदल गए। टेस्ट ट्यूब, बीकर, फनल, रक्त प्रसंस्करण उपकरणों जैसे विभिन्न जीन पोषण तैयार करने वाले उपकरण और जीन पोषण के लिए कई कच्चे माल। परीक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। वीर ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले एक लाल पौधा, फ्लेम पेपर, उठाया जो रेगिस्तानी ग्रहों पर पाया जाता था और बेहद तीखा होता था, आम मिर्च से 10,000 गुना ज्यादा तीखा। इसे खाने से आमतौर पर इंसान की मौत हो जाती थी। उन्होंने इसे पीसकर कीचड़ जैसा रस बना लिया, फिर इसे छान लिया और अंत में लगभग 1 मिलीलीटर लाल रस निकाला, जिसकी तीखी गंध इतनी तीव्र थी कि इसे सूंघने मात्र से ही आंखों में आंसू आ जाते थे। ये सचमुच यथार्थवादी था। वीर ने चुपके से जीभ छिटकाए और बोलना जारी रखा। यद्यपि यह उनका पहला ऑपरेशन था, ये केवल नो ग्रेड जीन पोषण था, इसलिए कठिनाई अधिक नहीं थी और उनका दिल घबराया नहीं था। ग्रीष्मकालीन सर्प घास, एक अजीब औषधीय सामग्री जो आधी सर्प और आधी घास थी। जल जैद पाउडर, पानी की तरह नरम जैद से बना पाउडर। विभिन्न अजीब सामग्रियों को विशिष्ट तकनीकों का उपयोग करके और एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित रूप से एक एक करके जोड़ा गया था। बगल से देख रहे इंटरव्यू लेने वालों ने चुपके से सिर हिला दिया। अब तक वीर की तकनीक कमाल की थी, बिना किसी गलती के। जल्द ही टेस्ट ट्यूब में जीन पोषण में एक अजीब परिवर्तन आया। वो खून की तरह लाल हो गया तथा हल्के से अंबर जैसी चमक के साथ चमकने लगा। इस समय ऐसा लग रहा था कि यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने वाला है। लेकिन वीर की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। 90 ली तक पहुंचना 100 ली की यात्रा का केवल आधा है। जीन पोषण तैयार करने का अंतिम चरण सबसे महत्वपूर्ण था, जिसे स्पिरिट पार्टिकल सेंसिंग कहा जाता है। इसमें जीन पोषण की स्पिरिट कण स्थिति का पता लगाने के लिए मानवीय धारणा का उपयोग करना और उसे आदर्श स्थिति में लाने के लिए अंतिम समायोजन करना शामिल था। ये कार्य केवल बुद्धिमान जीवन रूपी मनुष्य द्वारा ही किया जा सकता है। आत्मा कणों की गति की अप्रत्याशितता के कारण जीन पोषण की प्रत्येक बोतल की स्थिति अलग अलग थी। केवल मनुष्य ही उसके भीतर के सूक्ष्म यंत्रों को भांप सकते थे, मशीनें ऐसा नहीं कर सकती थीं। यही कारण था कि अधिकांश जीन पोषण केवल जीन मास्टर्स द्वारा ही तैयार किए जा सकते थे, मशीनों द्वारा नहीं। वीर ने ड्रॉपर का उपयोग करके जीन पोषण की एक बूंद निकाली और उसे सावधानीपूर्वक अपने मुंह में रख लिया। उसकी नसों में एक तीखी और गर्म सनसनी दौड़ गई। उसकी जीभ सुन्न हो गई, लेकिन उसके शरीर पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। बहुत मसालेदार, बहुत कम स्पिरिट कण। वीर ने एक बार फिर स्पिरिट कण सामग्री, स्पिरिट ब्लड फ्लावर का रस निकाला और उसे अंदर टपका दिया। 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद। धमाक! उसके हाथ में पकड़ी परखनली टूट गई। नाकामी! बगल में बैठे साक्षात्कारकर्ताओं ने आह भरी। हालांकि वीर को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसे पहले ही सफलता का एहसास हो चुका था, इसलिए वह दूसरी बार असफल नहीं हुआ। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। वीर ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और व्यवस्थित तरीके से जीन पोषण तैयार करना जारी रखा। उसकी तकनीक और भी अधिक परिपक्व होती गई। जल्द ही उन्होंने पहले की तुलना में 1/3 कम समय लेते हुए सफलतापूर्वक बरसिर जीन पोषण की एक और बोतल तैयार कर ली। उन्होंने इससे महसूस किया, इस बार ये बहुत हल्का था, मानव शरीर को औषधीय शक्ति को शीघ्रता से अवशोषित करने के लिए उत्तेजित करने में असमर्थ था। वीर ने ध्यान से फ्लेम पेपर का रस 2.5 बूंदें डालकर टपकाया। रक्त लाल जीन पोषण जादुई रूप से फीका पड़ने लगा और बिना किसी गंध के एक हल्के पारदर्शी लाल रंग में बदल गया। यह इस बात का संकेत था कि औषधीय शक्ति पूरी तरह से समाहित थी और तैयारी सफल रही। 5 साक्षात्कारकर्ता आगे बढ़े। बधाई हो, आपकी भर्ती हो गई है।